एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चा, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स फॉर सेशन 25-26। और देखो, इस साल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर्स की सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग हर चैप्टर को काफी डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। इको के लिए मोस्टली दो ही बुक्स ज्यादा चलती हैं। एक बुक है टी.आर. जैन एंड वी.के. ओरी और दूसरी बुक है हमारे पास में संदीप गर्ग। तो देखो, अगर आप टी.आर. जैन से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी सेशन 24-25 की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर हर चैप्टर टी.आर. जैन से काफी डिटेल में वन शॉट के अंदर अपलोड करा है, तो वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप संदीप गर्ग से पढ़ना चाहते हो देन दिस ईयर प्लेलिस्ट इज फॉर यू। इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको हर चैप्टर के डिटेल्ड वन शॉट्स मिलने वाले हैं। सो देखो, शुरुआत हम लोग कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से और आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। बोले तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर आपका इस पूरी किताब के लिए एक बेस तैयार करेगा, तो बहुत आराम से समझना। लगे यार मैम ने वन शॉट में सब कुछ कंप्लीट कर दिया, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। शुरू करें फटाफट से। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? देखो, आपने आपके आसपास में बहुत सारी एक्टिविटीज देखी होंगी। हमारे आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे रिटेल स्टोर्स हैं, जैसे डी मार्ट है, रिलायंस फ्रेश है। आपके आसपास में इतनी सारी ग्रोसरी शॉप्स है जहां पर सामान कस्टमर को रीसेल करा जाता है। हमारे आसपास में बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं जहां पर सर्विसेज दी जाती हैं। रेलवेज है, माइनिंग होती है और तो और फार्मिंग होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज क्यों हो रही है? इन सारी एक्टिविटीज के अंदर लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जो काम उन्हें आता है। फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में लोग काम कर रहे हैं, फार्मर को फार्मिंग आती है वो फार्मिंग कर रहा है, कोई माइनिंग कर रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है जो काम उसे आता है। और वो ये काम क्यों कर रहा है? ताकि वो कुछ पैसा कमा सके, अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम क्रिएट हो गया है जिसके अंदर हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है जो काम उसे आता है, ताकि वो पैसा कमा सके, अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। इस सिस्टम को ही बोला जाता है इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाना आता है तो मैं पढ़ा के पैसा कमा रही हूँ। आपके पापा की हो सकता है कोई शॉप हो, कोई उनका बिजनेस हो, किसी के पापा टीचर है, किसी के पापा डॉक्टर है। हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। सो ये जो पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ है, दिस सिस्टम इज इकोनॉमी। समझ में आया? अब देखो बुक क्या कहती है। An economy is a system which provides people the means to work and earn a living। एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के थ्रू लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ताकि वो पैसा कमा सके, अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। It is a system which provides living to the people। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें लिविंग दे रहा है, यानी कि हमारा जीवन यापन हो रहा है, हम कुछ ना कुछ अर्न कर पा रहे हैं। सो देखो, यही इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है कि लोग पैसा कमाएं। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती है। पहली एक्टिविटी आती है हमारे पास में प्रोडक्शन। अब देखो, फार्मर्स भी प्रोडक्शन करते हैं, वो फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है कि भैया कॉटन से कॉटन के कपड़े बना दिए। समझ पा रहे हो? शुगर केन से शुगर बना दी। सो वहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा है। रीसेलर भी प्रोडक्शन कर रहा है, हमारे आसपास में जो शॉप हैं वो सामान हमें अवेलेबल करा रहे हैं। सो एक होता है प्रोडक्शन, उसके अलावा एक होता है कंजम्पशन। आप में हर कोई क्या है? कंज्यूमर्स हैं। हम मार्केट में जाके कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं क्योंकि उन चीजों को परचेज करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हम पिज्जा खाते हैं क्योंकि पिज्जा खा के हमें एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। गर्मी है तो घर में कूलर एसी लगवा लिया, उससे भी एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो कंज्यूमर चीजों को परचेज करता है, उन्हें यूज करता है, कंज्यूम करता है। दिस इज कंजम्पशन। और थर्ड एक्टिविटी आती है इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। यानी आप किसी ऐसी जगह पर पैसा लगा रहे हो जिससे आपकी फ्यूचर अर्निंग्स इंक्रीज होंगी। बिजनेसमैन ने मान लो किसी प्रपोजल, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, तो उससे उसकी फ्यूचर अर्निंग्स इंक्रीज होंगी, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। दिस इज इन्वेस्टमेंट।
सो इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है कि लोग पैसा कमा सके, लाइवलीहुड अर्न कर सके। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही हैं। कौन कौन सी? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। चमका अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। हम ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो भैया इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक होते हैं रिसोर्सेस। क्या होते हैं? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, जो हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर दे, वही चीज हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी एक रिसोर्स है। कोल, पेट्रोल क्या है? रिसोर्स है। हर चीज रिसोर्स है, जो हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर दे वो हर चीज रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपकी जेब में जो 500 का नोट रखा हुआ है, यानी कि मनी भी क्या है? रिसोर्स है। पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैंने कहा प्रोड्यूसर भाई साहब है, उन्हें अगर प्रोडक्शन करना है ना, तो उन्हें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ये बचपन में 9वीं 10वीं में आप पढ़ के आए हो कि अगर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना है तो उसे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। 4 चीजें तो लगती है भैया। मान लो आपको कोई अपना बुटीक डालना है या फिर कोई भी बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लैंड। अगर मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो लैंड पर ही हूँ, एक जगह तो मुझे चाहिए। सेकंड चाहिए होती है लेबर। अब या तो आप खुद मेहनत कर लो या फिर आप लेबर रख लो, एम्प्लॉयज रख लो। थर्ड, आपको बिजनेस में चाहिए कैपिटल, यानी कि पैसा। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी कैपिटल चाहिए। मैंने मेरे लैपटॉप में इन्वेस्ट करा है, ये ग्राफिक टैबलेट है, ये रिंग लाइट है, या जो भी कुछ है। और थर्ड आता है खुद बिजनेसमैन, यानी कि एंटरप्रेन्योर, जिसका बिजनेस के अंदर सारा का सारा क्या होता है? दिमाग होता है। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि ये भी वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन देखो कहानी में ट्विस्ट है। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना बच्चा, इन रिसोर्सेज की होती है कमी। मैम कमी मतलब ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना बेटा, ये होते हैं लिमिटेड। लिमिटेड को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है। इन रिसोर्सेज की होती है स्केर्सिटी। क्या होती है? स्केर्सिटी, कमी होती है। क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स है, इंसान की इच्छाएं हैं, वो तो अनलिमिटेड है। हमारी इच्छाएं कभी सेटिस्फाई नहीं होती। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी सी थी, आई गेस मैं 3rd 4th क्लास में थी, मैंने मेरे पापा से गाड़ी की साइकिल की जिद करी थी। तो एक रेड कलर की साइकिल मेरे पापा लेकर आए। ठीक है, जब बड़े हो गए, जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, आई गेस मुझे तो ग्रेजुएशन में भी नहीं, हाँ ग्रेजुएशन 12th के बाद में फ़ोन की डिमांड हुई तो फ़ोन मिल गया। फिर ठीक है, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर मैंने मेरी एक्टिवा ले ली। फिर जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हम अपनी गाड़ी लेते हैं, अपना घर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम और बड़ी गाड़ी की डिमांड करते हैं। तो ये चलता रहता है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेस जो हमारी इन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पैसा या कुछ भी, वो सारी चीजें क्या है? लिमिटेड है। इन चीजों की स्केर्सिटी है। तो हमें इन रिसोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? सोच समझकर यूज करना पड़ेगा, यानी कि इनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जरूरी है। मैम एफिशिएंट मतलब इन्हें सोच समझ के यूज करना है, सही जगह पर इन रिसोर्सेस को लगाना है। मैं मेरा पैसा वहां खर्च करूंगी जहां खर्च करके मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, कोई वेस्टेज वगैरह ना हो। तो ये जो रिसोर्सेज की कमी है ना, इसी वजह से हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। सो द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्केर्सिटी, यानी कि रिसोर्सेज की कमी। ह्यूमन वांट्स आर मोर देन अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इतने हैं तो हमारी वांट्स तो इतनी हैं, तभी तो पेट्रोल महंगा हो रहा है। समझ पा रहे हो? सो देयर इज अ नीड टू एलोकेट। बेटा एलोकेट वर्ड याद रखना, इको में बार बार आएगा। एलोकेट का मतलब होता है स्पेंड, लगाना। किसी चीज को कहीं स्पेंड करते हैं, लगाते हैं, उसे एलोकेट बोलते हैं। सो हमें इन स्केर्स रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना पड़ेगा, ऐसे स्पेंड करना पड़ेगा कि हम हमारी नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। सो इकोनॉमिक्स का मतलब है सिलेक्टिंग रिसोर्सेज अंडर कंडीशंस ऑफ स्केर्सिटी, कि भैया स्केर्सिटी है, कमी है, रिसोर्सेज को आपको सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब बात ये आती है कि ये स्केर्सिटी है क्या। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने कहा किसी चीज की सप्लाई तो इतनी है। सप्लाई मतलब कोई चीज इतनी अवेलेबल है, कोई चीज इतनी अवेलेबल है, इतनी उसकी सप्लाई है, बट आप इतनी डिमांड कर रहे हो, आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो। सिंपल सा है, पेट्रोल इतना है, हम पेट्रोल की इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो पेट्रोल की कमी हो गई ना। दिस इज स्केर्सिटी, दिस इज कमी। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि किसी चीज की डिमांड तो इतनी आ रही है बट उस चीज की सप्लाई इतनी है, वो चीज अवेलेबल इतनी ही है। दिस इज स्केर्सिटी। अब स्केर्सिटी एक यूनिवर्सल चीज है,
यूनिवर्सल का मतलब है हर कोई अपनी लाइफ में स्केर्सिटी फील करता है, हर इंडिविजुअल, हर इंस्टीट्यूशन, हर इकोनॉमी, हर देश स्केर्सिटी फील करता है। अगर हम मोटा भाई की भी बात करें, अंबानी जी की भी बात करें, तो उनके लिए भी स्केर्सिटी है। क्यों है? क्योंकि देखो ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, स्केर्सिटी है, तभी तो वो आज भी कमा रहे हैं। नहीं तो उनके पास में इतना पैसा है कि उनकी 8-10 पीढ़ियां ऐसे ही बैठ के खा सकती है। बट वाई ही इज अर्निंग? क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। सो हर इकोनॉमी, चाहे अमीर देश है, चाहे गरीब देश है, यूएसए है, चाहे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, हर देश को स्केर्सिटी यानी कि कमी फील करनी पड़ती है, बिकॉज आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। अब क्योंकि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है तो हमें करना पड़ेगा इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमें रिसोर्सेज को सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सोच समझ के यूज करना, कि आप उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उसका कोई वेस्टेज वगैरह नहीं कर रहे। सो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। भैया जो भी रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल है उन्हें आप सोच समझकर यूज करो, यानी कि आपके सामने आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको चूज करना पड़ेगा आप अपने रिसोर्सेज कहां स्पेंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल देकर समझाती हूं। आप एक कंज्यूमर हो भाई, आप एक कंज्यूमर हो, आपके पास में 500 रुपए है। दिस 500 रुपए, दिस मनी इज योर रिसोर्स, ठीक है, लेकिन आपकी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। अब इस 500 रुपए को आप कैसे यूज करोगे, आपके सामने एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है। भैया 500 रुपए है, अभी 16 तारीख को शायद इंटरनेशनल वॉफल डे आ रहा है, मेरे जैसा कोई बोले कि भैया मैं तो 500 के 5 वॉफल्स खा जाऊंगी, तो वहां पर भी आप अपना पैसा लगा सकते हो। आपका मन है तो आप मान लो किसी बुक, कोई अच्छी सी बुक परचेज कर लोगे, कोई रेफरेंस बुक परचेज कर लोगे। आपके सामने चॉइस है, आप अपनी बाइक स्कूटी में फ्यूल डलवा सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को डेट पर लेकर जा सकते हो, सारी चीजें हो सकती है। सो आपके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है कि इस 500 रुपए को आप कहाँ स्पेंड करोगे, कहाँ स्पेंड कर कर आपको बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत संतुष्टि मिल रही है। सो चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी है तभी हमें चूज करना पड़ रहा है। मान लो स्केर्सिटी नहीं है, आपके पास में अनलिमिटेड पैसा है, तो थोड़ी ना चूज करोगे, तो तुम वॉफल्स भी खाओगे, गर्लफ्रेंड को डेट पे भी लेकर जाओगे, गाड़ी में तेल भी डलवाओगे, तुम कपड़े भी खरीदोगे, तुम फ्रेंड्स को पार्टी भी दोगे, सारे काम कर लोगे। सो स्केर्सिटी है, कमी है, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की हमें चूज करना पड़ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो देखो अब बात ये आती है कि भाई सिर्फ रिसोर्सेज की स्केर्सिटी ही हमारी एकमात्र समस्या नहीं है, यानी कि रिसोर्सेज की कमी ही सिर्फ एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है, एक बड़ी प्रॉब्लम और है। भैया एक तो हमारे वांट्स क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, मतलब बोलते हैं ना चंचल मन अति रैंडम, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। भाई फिर क्या है, रिसोर्सेज की भी कमी है। उसके अलावा ये जो रिसोर्सेज है ना, इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। मैम ऑल्टरनेटिव मतलब इनके मल्टीपल यूजेस है, इन रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मान लो एक लैंड है, एक बड़ा सारा लैंड आपके पास में है। अब वो लैंड तो क्या है, आपका एक स्केर्स रिसोर्स है, यानी कि वो तो फिर भी लिमिटेड है, मतलब चाहे वो कितना भी बड़ा है तो वो लिमिटेड ही ना, उसकी कमी ही है। तो ये लैंड आपका एक स्केर्स रिसोर्स है, लेकिन इस लैंड के भी मल्टीपल यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, कि आप इस लैंड को अलग अलग काम में यूज ले सकते हो। अब देखो प्लेन की आवाज गई ना, मेरे यही होता है, जब भी मैं वीडियो बनाऊँ ना मेरी छत के ऊपर से प्लेन जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, बट फिर भी ये जो फाइटर प्लेन्स होते हैं इनकी पता नहीं क्या रिहर्सल होती है, क्या होती है, प्रिपरेशन चलती है, ये जाते रहते हैं, माइंड मत करना, गया। तो देखो लैंड क्या है, एक स्केर्स रिसोर्स है। अब इसकी तो क्या है, कमी है, बट इसके यूजेस बहुत सारे हैं। आप चाहो ना तो आप अपने लैंड पर फार्मिंग कर सकते हो, आजकल तो फार्मिंग में भी बहुत पैसा है, ना कुछ टैक्स देना है ना कुछ, ठीक है। आप चाहो तो आप अपने लिए एक बहुत सुंदर सा घर बना सकते हो उस लैंड पर। आप चाहो तो आप एक हॉस्पिटल खुलवा सकते हो, हॉस्पिटल में भी बढ़िया कमाई है। आप चाहो तो मान लो वहां पर कोई फैक्ट्री डाल सकते हो, या फिर फैक्ट्री बना के आपने रेंट पर डाल दी। आप चाहो तो वहां पर आप स्कूल खोल सकते हो, या फिर मान लो आप सीए हो तो आप अपना ऑफिस बनवा सकते हो। तो लैंड के क्या है, मल्टीपल यूजेस है। अब दोबारा आपको सोचना पड़ेगा इस लैंड को कहाँ खर्च करूं। तो मान लो आपने सोचा कि आधे लैंड पर तो घर बनवा लेता हूं और आधे पर एक काम करूंगा, फार्मिंग कर लूंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लूंगा, तो साथ के साथ में बेचकर पैसा भी कमा सकता हूं। मतलब आपके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई, समझ पा रहे हो? तो रिसोर्सेज की कमी भी है और इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यानी कि मल्टीपल यूजेस भी है। आगे बढ़ते हैं तो बात आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है।
भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अभी जो पीछे पढ़कर आए हैं ना हम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं कि भैया रिसोर्सेज कम है तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप अपने रिसोर्सेज को कहां स्पेंड करने वाले हो। दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि अगर हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो उसकी जेब में 500 रुपए हैं, उसके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई, उसने सोचा 500 रुपए का मैं एक काम करूंगा, थोड़े की मैं बुक्स परचेज कर लेता हूं और थोड़ा सा मैं मेरे एंटरटेनमेंट पर स्पेंड कर दूंगा। तो उसने चूज करा ना, उसने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चूज करा। तो दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ रहे हो? मान लो एक प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर के पास में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कि कोई भी चीज अगर उसे प्रोड्यूस करनी है तो उसके लैंड की रिक्वायरमेंट है, लेबर चाहिए, बिजनेस में कैपिटल चाहिए, और एक वो खुद एंटरप्रेन्योर। अब ये चीजें भी लिमिटेड है ना, लैंड अनलिमिटेड नहीं है, लेबर भी अनलिमिटेड नहीं है यार, उसको लेबर को पे करना पड़ रहा है, बिजनेस में कैपिटल पैसा भी अनलिमिटेड नहीं है, और वो खुद बंदा एंटरप्रेन्योर भी एक है। तो वो बहुत सोच समझ के देखेगा कि यार मैं ये जो मेरे रिसोर्सेज हैं इन्हें कहाँ लगाऊं, यानी कि मैं किस चीज का प्रोडक्शन करूं, मैं कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाऊं कि भैया इन्हें बेचकर मुझे प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। कि कंज्यूमर तो अपना सेटिस्फैक्शन ज्यादा चाहता है कि मैं पैसा कहाँ खर्च करूं कि मुझे संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले। प्रोड्यूसर सोच रहा है मैं मेरा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मेरे रिसोर्सेज कहाँ लगाऊं, कौन सी चीज बनाऊं कि बना के मुझे सबसे ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट्स हो। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस, कि स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कैसे स्पेंड करना है। It is problem of choice involving the satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। बहुत बड़ी समस्या है कि आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी मल्टीपल ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और उनसे आपको अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। सो दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चमकता है अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, बात आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज हो रही हैं, क्या क्या कॉजेस है, क्या क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। अभी मैंने बताया था रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है और इन रिसोर्सेज की सप्लाई कम है। रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है कि इकोनॉमी में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सब लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर दिया जाए, देश में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सबकी वांट सेटिस्फाई हो जाए। सेकेंड, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमारी मन, वही मैंने बताया था ना, चंचल मन, अति रैंडम। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, हम ह्यूमन वांट्स को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा हमारे मन में जाग जाती है। मेरी बात करती हूँ, जब मैं यूट्यूब पर आई थी ऑफलाइन क्लासेस से मैं ऑनलाइन पर शिफ्ट कर गई थी, तो मेरा बहुत अच्छा मतलब था कि यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। ठीक है, कैसे जैसे करके 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। जब 1000 हो गए तो फिर मन करता है यार 10,000 हो जाए, फिर 10,000 हो गए तो अब मन करता है यार 50,000 हो जाए, और देखना अभी जब थोड़े दिन में 50 हो जाएंगे तो मेरा मन करेगा लाख हो जाए। तो ये चलता रहता है। ह्यूमन वांट्स जो है वो प्रायोरिटीज में भी डिफर करती है। इस बात का मतलब है, प्रायोरिटीज में डिफर करने का मतलब है कि कई बार हम किसी चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं और किसी चीज की डिमांड कम करते हैं। मान लो मेरे सर में दर्द हो रहा है तो उस टाइम पर मैं सर दर्द की दवाई की डिमांड करूंगी, मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई ना। मुझे बुखार हो रहा है तो मैं पैरासीटामोल की डिमांड बढ़ा दूंगी, मुझे बुखार नहीं हो रहा तो मैं पैरासीटामोल की डिमांड नहीं करूंगी। तो हमारी जो वांट्स है वो डिफर करती है प्रायोरिटी में, यानी कि कई बार हमें किसी चीज, हमारे लिए कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं। सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कंपेयर टू अदर्स। थर्ड है, ये जो रिसोर्सेज हैं इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी कि इनके मल्टीपल यूजेस हैं, तो हमें चूज करना पड़ेगा कि भैया हम हमारे रिसोर्सेज को कहाँ स्पेंड करें। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। रिसोर्सेज केयर्स हैं, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, और ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। अब बात ये आती है कि भैया मैम इतनी देर से रिसोर्सेज चिल्ला रहे हो, रिसोर्सेज होते क्या है। हालांकि मैंने बता दिया, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट इज अ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रही है वो रिसोर्स है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, चाहे वो पानी है, कोल है, पेट्रोल है, सांस लेने के लिए एयर है फ्रेश, या फिर प्रोड्यूसर के जो रिसोर्सेज हैं, हर चीज क्या है, रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब वो चीज
जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, या फिर अगर आप प्रोड्यूसर की नजर से सोच रहे हो तो रिसोर्सेज का मतलब है वो चीजें जिनकी हेल्प से आप दूसरे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो फार्मर है ना, एक फार्मर है, तो इनके पास में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो चारों रिसोर्सेज हैं। इनके पास में लैंड है अपना, इनके पास में लेबर है, लेबर ये खुद ही अपनी लेबर दे रहे हैं, इनके पास में कैपिटल है यानी कि पैसा है जिस पैसे से इन्होंने ट्रैक्टर वगैरह खरीद लिया, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि इनके अंदर की जो स्किल्स है, इनके अंदर जो एंटरप्रेन्योर का दिमाग है, ये सारी चीजें क्या है, लिमिटेड हैं। ये सभी क्या है, रिसोर्सेज है। मतलब कोई भी वो चीज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिनकी हेल्प से दूसरे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। रिसोर्सेज मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्ट्री में इन्हीं चीजों को यूज करके दूसरे गुड्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं। सो ये चीजें क्या है, रिसोर्सेज है। ठीक है मैम। बात आती है रिसोर्सेज के दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, यानी कि दो प्रॉपर्टीज बता दो। तो रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स है, रिसोर्सेज की कमी है, इनकी सप्लाई इनकी डिमांड के कंपैरिजन में कम होती है। और दूसरा रिसोर्सेज की क्या है, ऑल्टरनेटिव यानी कि मल्टीपल यूजेस हैं। कि लैंड है तो भैया लैंड क्या है, एक स्केयर्स रिसोर्स है, स्केयर्स है तभी तो आज बहुत सारे लोग फुटपाथ पे भी सोते हैं, रोड पे भी सोते हैं। कमी नहीं होती तो सबके पास में अपने अपने घर होते कि नहीं होते, घर भी नहीं होते तो सबके पास में अपनी अपनी जमीन तो होती। और तो और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, मन है तो फैक्ट्री डाल लो, मन है तो ऑफिस खोल लो, स्कूल खोल लो, हॉस्पिटल खोल लो, घर बना लो, बिल्डिंग बना के किराए पे दे दो, कुछ भी कर लो। ठीक है। ह्यूमन वांट्स के दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ह्यूमन वांट्स की प्रॉपर्टीज, हमारी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड, मोटा भाई को याद कर लेना। और हमारी वांट्स जो है वो प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग डिफर करती हैं। कई बार किसी चीज की हम रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा होती है, हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। एक कैंसर पेशेंट है तो उसको तो कैंसर की दवाई की जरूरत होगी। एक मान लो कोई पर्सन है जिसको कुत्ते ने काट लिया तो वो रेबीज की वैक्सीन की डिमांड ज्यादा करेगा उस वक्त। तो वही है, हमारी वांट्स प्रायोरिटीज में डिफर करती हैं। ठीक है मैम, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है, चीजें चमक रही हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख कर देना चमका मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। तो देखो पहले मैं ऐसे ही समझा देती हूँ इकोनॉमिक्स क्या है। मैंने आपको ये बता दिया कि रिसोर्सेज की कमी है तो हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब एक जो कंज्यूमर है ना, वो सोचता है कि वो अपने पैसे को कहाँ खर्च करे कि पैसा खर्च करके उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। हम कपड़े परचेज करते हैं, फुटवियर्स खरीदते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, चोकोलावा खाते, केक खाते हैं हम लोग डोमिनोज का। क्यों कर रहे हैं हम ये सारी चीजें, गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारी वांट्स इससे सेटिस्फाई होती है, हमें एक डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, एक अंदर से संतुष्टि मिलती है ना। पता नहीं लड़कियां रिलेट कर पाएंगी, जब आप कोई नए कपड़े लेकर आते हो तो उनको लाके एक अंदर से अच्छा सा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। सो वही है, इकोनॉमिक्स क्या है, रिसोर्सेज की कमी है, हमें सोचना पड़ेगा हम हमारे रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करें। तो कंज्यूमर सोचता है मैं मेरा पैसा कहाँ लगाऊं कि पैसा खर्च करके मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। प्रोड्यूसर सोचता है मैं मेरे रिसोर्सेज, मेरी लेबर, मेरा लैंड, मेरी कैपिटल कहाँ खर्च करूं, कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाऊं कि बनाकर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सोसाइटी सोचती है भाई सोसाइटी का सबसे ज्यादा वेलफेयर हो, सब लोगों का कलेक्टिव वेलफेयर हो। सो ह्यूमन बिहेवियर को ये जो सब्जेक्ट स्टडी करता है, इस सब्जेक्ट को ही बोला जाता है इकोनॉमिक्स। कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करेगा स्केर्सिटी की सिचुएशन में, एक ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव कर रहा है जब वो अपने स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, इस सब्जेक्ट को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो दो ग्रीक वर्ड से आया है, एक है ओइकोस और एक होता है नेमन। इसे ओइकस भी बोलते हैं, ओइकस और नेमन। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड यानी कि परिवार, आप मैं इंडिविजुअल्स। नेमन का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, हम लोगों का मैनेजमेंट कि हम लोग हमारे स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे स्पेंड कर रहे हैं कि उन्हें स्पेंड करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिले। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, हमारे दिमाग में जो तिगड़मबाजी चलती है रिसोर्सेज को कैसे खर्च करना है, उसकी स्टडी ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। सो इट इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड साइंस है विच इज कंसर्न विद, जो किससे रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज को स्पेंड करने से रिलेटेड है। किस मैनर में कि कंज्यूमर क्या चाहता है, वो अपना पैसा ऐसे खर्च करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी क्या चाहती है कि सोसाइटी का मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। अब ये कोई एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं, इसलिए हम इसे सोशल साइंस बोलते हैं। लोगों से रिलेटेड साइंस है, दिस इज सोशल साइंस। यहां पर आपके सामने आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस
इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। पढ़ लिया था हम लोगों ने, समझ में आया। अब बात आती है कि भैया मैम दो तरह की इकोनॉमिक्स समझा दो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बहुत आसान सा है। पॉजिटिव के अंदर हम बात करते हैं पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा। हम नॉर्मल बात करें पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं। हो सकता है हम बातें गलत कर रहे हो, गलत बातें भी हो सकती हैं, लेकिन हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ये बात नहीं करते क्या था, क्या है, क्या होगा। हम अपना जजमेंट देते हैं, हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, हम बन जाते हैं कोई वो दूर की बुआ, दूर की चाची वगैरह। हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम अपना ओपिनियन देने लगते हैं कि क्या होना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? कि पॉजिटिव में हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में क्या था, क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, बट नॉर्मेटिव में हम बात करते हैं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। समझ पा रहे हो? हम अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं, जजमेंट पास करते हैं कि ऐसे होना चाहिए। भैया मैं सीधा सा बोल रही हूँ, इंडिया में बहुत पॉवर्टी है, यानी कि इंडिया में बहुत गरीबी है, तो बेसिक बात बता रही हूँ, दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन मैं बोलूँ सरकार को पॉवर्टी दूर करने के लिए गरीबों को ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स देनी चाहिए, सरकार को गरीबों को थोड़ा सा पैसा देना चाहिए, सब्सिडी वगैरह देना चाहिए, ये तो मैं जजमेंट पास कर रही हूँ, अपना ओपिनियन दे रही हूँ ना। दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझ में आ गई मेरी बातें? सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जैसे आप पॉजिटिव साइंस भी बोल सकते हो, डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हम यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि भैया कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है। देश में पॉवर्टी है, देश में इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है, एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व। और ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रही है, एक्चुअली सरकार क्या कर रही है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हम बात करते हैं व्हाट वाज, क्या था, व्हाट इज, क्या है, एंड व्हाट विल बी, क्या होगा फ्यूचर में। ठीक है, हम न्यूट्रल हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, कि आप अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, आप बात कर रहे हो क्या प्रॉब्लम है और एक्चुअली में वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, ना कि कैसे होनी चाहिए, क्या था, क्या है, क्या होगा, कि आप बात कर रहे हो। यू आर वेरी न्यूट्रल। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी कि नॉर्मेटिव साइंस में इट डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी का मतलब है यहां पर बोला जाता है क्या होना चाहिए। व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए। हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी टांग अड़ा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए। मैंने बोला भैया इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आप बोल रहे हो मैम अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करने के लिए सरकार को गरीबों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए और कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए कि लोगों में स्किल्स आए, तब अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा। दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चमक गया ना अच्छे से? तो देखो डिफरेंस क्या कहता है, मीनिंग की बात कर लो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, कि क्या है और ये चीज वास्तव में कैसे सॉल्व हो रही है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, मतलब यहाँ पर शुड आ जाता है, ऑट टू आ जाता है, आप अपना सजेशन दे रहे हो। सेकेंड है वेरिफिकेशन। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में अगर कोई मैं बात बोल रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात सच ही हो सकता है मेरा स्टेटमेंट गलत हो और आप उसे वेरीफाई कर सकते हो। जैसे एक तो मैं बोल रही हूँ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947, यू वेरीफाइड इट, इट इज करेक्ट। एक मैं बोलूँ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 20th of August 1947, आप बोल दोगे मैम आप गलत कह रहे हो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअल की बात कर रहे हैं। हो सकता है मैं सही भी बोल रही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी बोल रही हूँ, आप उसे वेरीफाई कर सकते हो एक्चुअल डाटा से। आपने वेरीफाई करके बोला मैम आप गलत बोल रहे हो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947, वेरीफाई हो सकता है। मतलब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट सामने वाला कैन वेरीफाई दिस। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। आप कभी किसी के ओपिनियन, किसी के सजेशन को गलत बता सकते हो? ओपिनियन तो सबका अलग अलग हो सकता है, किसी चीज पर मेरा ओपिनियन अलग है, किसी का ओपिनियन अलग है। सो आप किसी के ओपिनियन, किसी की सोच को गलत नहीं बता सकते, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। पर्पस है यहाँ पर हम रियल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, रियल बात बता रहे हैं। यहाँ पर हम आइडियल्स की बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। वैल्यू जजमेंट की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, हम एक्चुअल की बात करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं, हम हमारी जजमेंट पास करते हैं, हमारा ओपिनियन देते हैं।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव है क्या? नहीं है। यहां पर हम एक्चुअल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये सजेस्टिव नहीं है, यानी कि यहां पर सजेशंस नहीं दिए जा रहे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ओपिनियंस की बात कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, सो इट इज सजेस्टिव इन नेचर। एग्जाम्पल है, मैंने बोला प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। सही बात है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, देश में महंगाई है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में मैं कुछ ना कुछ सजेशन दूंगी, सब्सिडीज शुड बी स्टॉप्ड। मैंने बोला ये जो फार्मर्स को सब्सिडीज देते हैं ना, फाइनेंशियल हेल्प, सीड्स परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए, ये सब्सिडी बंद होनी चाहिए। सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चमकती है सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बेसिकली इको की दो ब्रांचेस है मेरा बच्चा। इको की दो ब्रांचेस हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ गए होंगे मेरे इशारों से, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो क्लास 11th के अंदर, अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो। सीबीएसई के बच्चे मतलब अगर आप सीबीएसई वाले स्टूडेंट हो। और मैक्रो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर। ये मैं पर्टिकुलरली सीबीएसई वालों की बात कर रही हूँ। कुछ स्टेट बोर्ड्स के अंदर क्लास 12th में ही माइक्रो होती है, क्लास 12th में ही मैक्रो होती है। दोनों किताबें आप क्लास 12th में पढ़ते हो। तो देखो सिलेबस सेम होता है, चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप सीबीएसई वाले बच्चे हो, किसी के भी हो, सिलेबस सेम होता है। अगर आपके क्लास 12th में माइक्रो मैक्रो है तो भी सेम किताब आपको फॉलो करनी है, आपका सिलेबस सेम है, आप ये लेक्चर्स आराम से फॉलो कर सकते हो। ठीक है भैया, तो क्लास 11 में हम पढ़ते हैं माइक्रो, क्लास 12 में सीबीएसई वाले पढ़ते हैं मैक्रो। माइक्रो क्या है? सबसे पहली बात हमें पता है रिसोर्सेज की कमी है, हमें सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब हम इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं, यानी कि आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हो, आप एक हाउस होल्ड, एक परिवार की बात कर रहे हो, आप एक फर्म, एक बिजनेस की बात कर रहे हो, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स की आप बात कर रहे हो। ग्रुप ऑफ फर्म्स भी हो सकती है, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप ऑफ फर्म्स भी हो सकती हैं कि ये पैन बनाने वाले मार्केट में जितने भी लोग हैं, मैं उन सब की बात कर रही हूँ। मार्केट में ऐसा पैन बनाने वाली जितनी भी फर्म्स है, मैं उन सारी फर्म्स की बात कर रही हूँ। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब छोटे लेवल पर अगर किसी इशू को स्टडी कर रहे हो, एक कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड, ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड हो सकते हैं, एक फर्म है, बिजनेस है, ये पैन बनाने वाले मार्केट में जितने भी फर्म्स है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं ना, उसमें हम एक गुड की बात नहीं करते पूरे देश के अंदर, हम बात करते हैं देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनाए जा रहे हैं। जब हम पूरे देश की बात करते हैं, देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो में हम छोटे लेवल पर बात करते हैं, इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। हम एक दो गुड्स तक सीमित हैं, हम सारे गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं करते। सारे गुड्स और सर्विसेज की मैं बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, आई माइक्रोस से आया है। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई लिखा है, ये समझ लो, आई का मतलब है ज्यादातर इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि स्केर्सिटी है, तो आपको चूज करना पड़ेगा। इसे आप पढ़ रहे हो एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि आप एक इंडिविजुअल फर्म बिजनेस की बात कर रहे हो, एक इंडिविजुअल परिवार की बात कर रहे हो, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री। मैम इंडस्ट्री क्या है? ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री बोलते हैं। ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री बोलते हैं कि एक फर्म ये पैन बना रही है, वो फर्म है। ऐसा पैन बनाने वाली मार्केट में जितनी भी फर्म्स है, उन सबको इकट्ठा हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री बोलेंगे। कि ये पर्टिकुलर गुड बनाने वाली मार्केट में जितनी भी फर्म्स है, इंडिविजुअली तो उन्हें फर्म्स बोल रहे हैं, कलेक्टिवली वो सब क्या होती हैं? इंडस्ट्री होती है। इंडिविजुअल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी ग्रुप ऑफ फर्म्स आ गई। और बोला जाता है Adam Smith is considered to be the founder of microeconomics. It is concerned with determination of output and price of an individual firm or industry. यहाँ पर हम एक फर्म अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचेगी, उस प्राइसिंग की बात करते हैं कि इस पेन को 10 रुपए में बेचना है। एक फर्म जो है उसका कितना आउटपुट होगा, ये जो ग्रुप ऑफ फर्म्स है ये इस पेन को कितने में बेचेंगी, इन चीजों की हम बात कर रहे हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है, याद रखना, थ्योरी ऑफ प्राइस। क्या बोलते हैं इसे हम? थ्योरी ऑफ प्राइस, क्योंकि यहां पर हम एक फर्म की प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि एक फर्म इस पैन को कितने में बेचेगी। और इसके मेन टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई।
हम देखते हैं प्रोडक्ट की डिमांड कितनी आ रही है और प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर सकता है, प्रोड्यूसर कितना बेच सकता है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होती है। आप इस बुक के अंदर लास्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे कुछ कि भैया ये डिमांड है, आगे चलकर समझ में आएगा, अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ये सप्लाई है, दोनों जहां पर टकरा जाते हैं वहां पर प्राइस डिसाइड हो जाती है। ये अभी समझ में नहीं आएगा। प्राइस डिमांड से चीजों की प्राइस डिसाइड, सॉरी डिमांड सप्लाई से चीजों की प्राइस डिसाइड होती है। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम पूरी इकोनॉमी पूरे देश की बात कर रहे हैं। सो ये एक आता है ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका मतलब होता है लार्ज, और यहां पर क्या आ रहा है ए का मतलब होता है एग्रीगेट। देखो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो यहां पर हम इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं कर रहे, हम टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं कि देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाय, चीनी, गाड़ी, एसी, कूलर, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सबकी टोटल डिमांड, टोटल को एग्रीगेट बोलते हैं। तो पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरे देश की बात कर रहे हैं। यहां पर हम एग्रीगेट्स यानी कि टोटल की बात करते हैं। यहां पर मेन मुद्दा ये नहीं है कि इंडिविजुअल फर्म अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचेगी, यहां पर मेन मुद्दा ये है कि देश की इनकम क्या है, पूरे देश की इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, देश का लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो उसका नाम था थ्योरी ऑफ प्राइस, क्योंकि वहां पर हम एक फर्म की प्राइस डिसाइड कर रहे थे। इसका नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। हम यहाँ पर देखते हैं पूरे देश की इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। और यहाँ पर डिमांड सप्लाई मेन टूल्स नहीं है, मेन टूल्स है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल डिमांड। देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं उन सब की टोटल डिमांड, सब लोग जितने डिमांड कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई मतलब देश के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। सो हियर वी टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आ गया मेरा बच्चा? आगे बढ़ते हैं भैया, माइक्रो मैक्रो में मैम डिफरेंस बता दो। सो माइक्रो क्या है? दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी जहां पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट इकोनॉमी एज अ होल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? माइक्रो का ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल फर्म की प्राइस डिसाइड करना कि इंडिविजुअल फर्म अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचेगी, प्लस वो जो फर्म है वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वो इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना पे करेगी, लैंड को कितना पे करेगी, लेबर को कितनी सैलरी देगी, कैपिटल जिसने लगाई है उसे कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, एंटरप्रेन्योर अपने हिस्से का प्रॉफिट लेता है तो कितना पे करना है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि देश में इनकम क्या है, देश में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है। एग्रीगेशन अगर टोटल की बात करें तो यहां पर भी एग्रीगेशन है लेकिन लिमिटेड है। बच्चों को लगता है मैम माइक्रो में एग्रीगेशन ही नहीं है, क्यों नहीं है? देखो मैं एक इंडिविजुअल फर्म इस पैन को कितने में बेच रही है, एक इंडिविजुअल फर्म के पैन की सप्लाई वो तो नॉर्मल है, लेकिन मार्केट में इस पैन को बनाने वाले जितनी भी फर्म्स है सबकी सप्लाई को प्लस कर दो तो वो मार्केट सप्लाई हो गई। इस पैन की टोटल जितनी भी डिमांड आ रही है सबकी डिमांड को प्लस कर दो, वो मार्केट डिमांड हो गई। यहां पर भी एग्रीगेशन होता है, टोटल होता है लेकिन कम होता है, उतना ज्यादा नहीं होता। यहां पर तो बहुत ज्यादा एग्रीगेशन है, पूरी इकोनॉमी के सारे गुड्स और सर्विसेज की बात करी गई है। टूल्स, डिमांड सप्लाई इसके टूल्स है, इसके टूल्स है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। बेसिक अजम्पशंस, जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं मैक्रो की सारी चीजें कांस्टेंट है। जब आप एक इंडिविजुअल फर्म की प्राइस डिसाइड कर रहे हो तब आप ये मान के चलोगे कि देश में जो ओवरऑल प्राइसेस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जब आप एक इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई की बात कर रहे हो तो आप मान के चलोगे एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट है। मतलब माइक्रो पढ़ रहे हो तो मैक्रो की चीजों को कांस्टेंट मान लो, और मैक्रो पढ़ते हो तो माइक्रो की चीजों को आप कांस्टेंट मान लो। जब आप पूरे देश की डिमांड की बात कर रहे हो तो इंडिविजुअल डिमांड्स कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। पूरे देश की सप्लाई की बात कर रहे हो तो इंडिविजुअल सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। समझ में आ गई मेरी बात? अदर नेम, इसका नाम है प्राइस थ्योरी, इसका नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या क्या पढ़ते हैं यहां पर? हम इंडिविजुअल फर्म अपने प्राइस की बात करती है, एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है, एक फर्म का आउटपुट कितना है। मैक्रो में हम बात करते हैं नेशनल इनकम। एग्रीगेट डिमांड क्या है? जनरल प्राइस लेवल, देश में महंगाई है या प्राइसेस गिर रही हैं, जनरल प्राइसेस क्या चल रही हैं, दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? आगे बात आती है भैया
बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड अपॉन ईच अदर, ये इंटरडिपेंडेंट है, बिल्कुल है। माइक्रो जो है वो मैक्रो पर डिपेंड करती है। मैम कैसे करती है? देखो, मैक्रो में देखा जाता है देश में जनरल प्राइस लेवल क्या है, यानी कि चीजों की प्राइसेस गिर रही हैं या चीजों की प्राइसेस उठ रही हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा गया कि भैया जनरल प्राइस लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल फर्म्स अपनी प्राइस डिसाइड करती हैं। मान लो ओवरऑल महंगाई चल रही है देश के अंदर, आप केक लाने गए हो तो केक वाले भैया बोलेंगे भैया केक महंगा हो गया क्योंकि इतनी महंगाई चल रही है। आप अगर कोई कोर्स भी परचेज कर रहे हो, आज से 5 साल पहले वो कोर्स उसकी आधी प्राइस पर मिलता था, आपको जवाब क्या आएगा? आप बोलोगे इतना महंगा क्यों है? आप बोलोगे महंगाई चल रही है। तो माइक्रो चीज मैक्रो पर डिपेंडेंट है। अगर जनरल प्राइस लेवल ज्यादा है, देश में महंगाई ज्यादा है, तो इंडिविजुअल फर्म्स भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस ज्यादा रखेंगी। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पर डिपेंडेंट है, इंडिविजुअल्स की डिमांड देखी जाती है और इन सब की डिमांड को प्लस करके क्या निकाली जाती है? टोटल डिमांड, जिसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल फर्म्स की सप्लाई देखी जाती है और इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई के बेसिस पर सबकी सप्लाई को प्लस करके हम लोग निकाल देते हैं एग्रीगेट सप्लाई। सो माइक्रो भी मैक्रो पर डिपेंडेंट है और मैक्रो भी माइक्रो पर डिपेंडेंट है। एक टॉपिक, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, मैं ऐसे ही समझा रही हूं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स इंपॉर्टेंट है और ऐसी चीजें CUET आप आगे दोगे 12th के बाद में, उसमें पूछी जाती है, इसलिए समझा रही हूं। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या है? देखो, पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्रिडिक्टरी स्टेटमेंट। कई बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कई सिचुएशंस में सही होते हैं, कई सिचुएशंस में गलत हो जाते हैं। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप को ही कॉन्ट्रिडिक्ट कर रहा है कि कभी वो स्टेटमेंट सही लग रहा है तो कभी वो स्टेटमेंट गलत लग रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट्स को बोला जाता है कॉन्ट्रिडिक्टरी स्टेटमेंट। तो पैराडॉक्स का मतलब है कॉन्ट्रिडिक्टरी स्टेटमेंट, कि बिन पेंदे का लोटा, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी कोई बात सही, कभी कोई बात सही। सेम इसी तरह से माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब है अगर कोई चीज माइक्रो यानी कि छोटे लेवल पर लॉजिकल है, सही है, दैट डजंट मीन कि वो चीज मैक्रो यानी कि बड़े लेवल पर भी लॉजिकल हो, सही हो। दिस इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इफ समथिंग इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल, अगर कोई चीज छोटे लेवल पर सही है तो हो सकता है मैक्रो लेवल पर, जरूरी नहीं है वो चीज सही हो, मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल, हो सकता है मैक्रो लेवल पर वो चीज बल्कि खराब हो पूरे देश के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप हो और आपका नाम है प्रियांशी, ठीक है, आप मेरी एक स्टूडेंट हो, आपका नाम है प्रियांशी। आप जो है, आप क्या कर रही हो? सेविंग्स कर रही हो। सो ये तो माइक्रो वाली बात हो गई कि एक इंडिविजुअल बंदा क्या कर रहा है? सेविंग्स कर रहा है। दिस इज वेरी गुड फॉर यू, इट विल एड टू योर फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। आज आप पैसा जोड़ रहे हो, कल इस पैसे से आप कुछ ना कुछ करके जोड़ के आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ये पैसा इमरजेंसी में भी आपके काम आ सकता है, इससे आपकी फ्यूचर प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो रही है, कल आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दोगे। लेकिन मान लो पूरी इकोनॉमी के अंदर अगर सेविंग्स बढ़ जाएंगी, इंडिविजुअल बंदा अगर सेव कर रहा है, इट इज वेरी गुड फॉर हिज हर प्रोस्पेरिटी। पूरी इकोनॉमी अगर सेविंग्स करने लग जाएगी, सब अपना पैसा जमा रहे हैं, तो इसका मतलब लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। अगर लोग डिमांड कम करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करेगा? वो देखेगा डिमांड ही नहीं आ रही, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कम कर देगा, यानी कि सप्लाई कम हो जाएगी। सब प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कम करेंगे, मतलब देश का GDP क्या होगा? गिरेगा। GDP गिर रहा है, प्रोडक्शन गिर रहा है, काम कम है, बनाना कम है, तो लेबर की भी जरूरत नहीं होगी, देश के अंदर क्या आ जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा और देश में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? गरीबी, पॉवर्टी आ जाएगी। सो सेविंग्स आर गुड एट इंडिविजुअल लेवल बट नॉट गुड एट मैक्रो लेवल। समझ में आ रहा है? सो इट मीन्स एन एक्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल। प्रियांशी के लिए सेविंग्स बेनिफिशियल है, हो सकता है पूरी इकोनॉमी के लिए वही सेविंग्स हार्मफुल भी साबित हो जाए। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं आपको बस बता रही हूँ व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। ठीक है भैया, अब बात आती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, हर इकोनॉमी यानी कि हर देश, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो UK है, चाहे वो USA है, जापान है, कुछ भी है, सब जगह प्रोडक्शन हो रहा है, सब जगह गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, डिस्पोजिशन भी हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन भी हो रहा है, कंजम्पशन भी हो रहा है, गुड्स सबको डिस्ट्रीब्यूट भी करे जा रहे हैं, लोगों के पास में जो पैसा आ रहा है, लेबर है, अगर कोई लेबर कहीं काम कर रही है उसको सैलरी वगैरह मिलती होगी। किस आप अगर मान लो प्रोडक्शन करने के लिए किसी का लैंड यूज में ले रहे हो तो उसके बदले बंदे को रेंट दे देते होंगे। किसी ने आपके बिजनेस में कैपिटल लगाया है, पैसा लगाया है, तो उसे इंटरेस्ट मिलता होगा। खुद एंटरप्रेन्योर अपना इतना दिमाग लगा रहा है, उसे प्रॉफिट मिलता होगा।
वो उस पैसे को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। तो देश में ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्पोजिशन हो रहा है, यानी कि लोग अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं। जब ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी जाती हैं, हर सोसाइटी को क्या फेस करनी पड़ती है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैंने बताया था रिसोर्सेज की कमी है, हर सोसाइटी को रिसोर्सेज की स्केर्सिटी, कमी फील करनी पड़ती है। और क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है तो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें चूज करना पड़ेगा हम रिसोर्सेज कहाँ खर्च करें। कि कंज्यूमर देख रहा है मैं मेरा पैसा कहाँ खर्च करूं, प्रोड्यूसर देख रहा है मेरे जो 4 रिसोर्सेज है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मेरा खुद का दिमाग है, इन्हें मैं कहाँ खर्च करूं, कौन सी चीजें बनाऊं कि मुझे प्रॉफिट्स ज्यादा हो। हर सोसाइटी को सोचना पड़ता है कि वो अपने स्केयर्स, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करे, कैसे यूज करे, कैसे स्पेंड करे। दिस इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसी से जन्म होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स का। तो बेसिकली किसी भी देश के अंदर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी भी देश के अंदर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। मैम कौन कौन सी? पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई क्या बनाए, किस चीज का प्रोडक्शन करें, और वो भी बता दो इन व्हाट क्वांटिटी, कि भैया किन चीजों का प्रोडक्शन करा जाए। ब्रेड बनाए, आटा बनाए, चाय चीनी तेल बनाए, ये जो नेसेसिटी वाले आइटम्स हैं कि ब्रेड, चाय, चीनी, दवाइयाँ, सॉल्ट, शुगर, ये बनाए जाएं, या फिर लग्जरी आइटम्स बनाए जाएं, गाड़ी बना के बेची जाए, एसी बना के बेचा जाए, कॉस्टली फर्नीचर बना के बेचे, एंटीक आइटम्स बेचे, क्या बनाए। पहली तो प्रॉब्लम ये है। मान लो एजुकेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करें, लोगों की हेल्थ पर ज्यादा पैसा खर्च करें, या फिर देश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस होना चाहिए कि अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान की तो वॉर लाइक सिचुएशन थी, तो डिफेंस पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। सो प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, रिसोर्सेज को कहाँ लगाएं, और एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, कितना, कौन कौन से गुड्स कितने कितने बनाएं। दूसरी प्रॉब्लम आती है कैसे बनाएं, कैसे बनाएं अभी मैं बताऊंगी। और तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब भैया बना तो लिए गुड्स और सर्विसेज, इन्हें बेचे किसको, अमीरों को बेचे, गरीबों को बेचे, किसको बेचे। सो किसी भी इकोनॉमी को 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। याद करो और तीनों प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट्स में लिखो। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, एंड थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, बना के किसको बेचे। सो पहली जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें 2 बातें हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या बनाएं, और दूसरा है एंड इन व्हाट क्वांटिटी यानी कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है। तो बहुत कठिन समस्या हमारे सामने आती है कि हमें सोचना है क्या बनाएं और कितना बनाएं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस जिनकी हेल्प से हम बना रहे हैं वो रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा हम क्या बनाएं। तो यहां पर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that are to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity। आप सोचोगे कि कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं और कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं। मोर ऑफ वन गुड और सर्विस मींस लेस ऑफ अदर। अगर आप एक गुड और सर्विस अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो दूसरे को आपको कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, आपके पास में कमी है। अगर कमी ही नहीं होती तो आप कोई भी चीज बना लेते, कितनी भी बना लेते, आपको सोचना ही नहीं पड़ता, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही आपके सामने नहीं आती, ये सेंट्रल प्रॉब्लम ही आपके सामने नहीं आती। क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम सामने आई है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। अब इकोनॉमी सोचती है भैया क्या बनाए, अपने जो रिसोर्सेज हैं वो एजुकेशन पर खर्च करें, हेल्थ पर खर्च करें, कि सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स खोले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह खोले, एजुकेशन हेल्थ पर ज़्यादा पैसा खर्च करना है, या फिर रिसोर्सेज खर्च करने हैं इन बिल्डिंग मिलिट्री सर्विसेज, देश के अंदर मिलिट्री सर्विसेज डेवलप करी जाए कि भैया ज़्यादातर लोगों को मिलिट्री में रिक्रूट करना, बॉम्ब्स वगैरह परचेज करना, टैंकर्स परचेज करना, गन्स, राइफल्स वगैरह परचेज करना, मिसाइल्स वगैरह बनाना, कहाँ पैसा लगाना है सोचना पड़ेगा। एजुकेशन हेल्थ पर अगर आप पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो शायद आप देश के अंदर उतना अच्छा मिलिट्री बेस डेवलप नहीं कर पाओगे। कुछ बढ़ाना है तो कुछ कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिसोर्सेस लिमिटेड है, पैसा वैसा सब लिमिटेड है। फिर हमारे सामने चॉइस आती है, 2 तरह के गुड्स होते हैं। एक होते हैं कंजम्पशन गुड्स, इन्हें कंज्यूमर गुड्स भी बोला जाता है, और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। देखो कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं वो बेसिकली कंज्यूमर्स खरीदते हैं, आप में हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को परचेज करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम चाय, चीनी, घी, आटा वगैरह परचेज करते हैं, कार, एसी, कूलर परचेज करते हैं, कपड़े, फुटवियर्स, मेकअप,
सब कुछ परचेज कर रहे हैं, क्योंकि इन चीजों को परचेज करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कंजम्पशन गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। वहीं प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीन वगैरह परचेज करता है, या फिर जो भी वो फिक्स्ड असेट खरीद रहा है, उसने कोई लैंड खरीदा है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है, या फिर उसने कोई व्हीकल खरीदा है, गाड़ी वगैरह, ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह, कोई भी वो मशीन खरीद रहा है, जैसे किसान है वो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह खरीद रहे हैं, वो कैपिटल गुड्स हैं। इनसे वांट सेटिस्फाई नहीं होती, इनसे और गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, इनसे और गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। सो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि देश में कंजम्पशन गुड्स ज्यादा बनाने हैं लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स यानी कि कैपिटल गुड्स, मशीनें वगैरह ज्यादा बनानी है, क्योंकि अगर आप मशीनें बनाओगे तो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, आपका देश में प्रोडक्शन बूस्ट होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ गई मेरी बात? आगे देखो क्या लिखा है। सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, और क्वांटिटी भी डिसाइड करी जाती है कि अगर आप कंजम्पशन गुड्स ज्यादा बनाओगे तो आपको कैपिटल गुड्स कम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज आपके कांस्टेंट है। पहली प्रॉब्लम क्लियर। सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। आपने सोच लिया क्या बनाना है, कितना बनाना है, लेकिन बनाए कैसे, बनाने के लिए कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करनी है, दैट कम्स अंडर हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखो दो टेक्निक्स है प्रोडक्शन की, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जब आप प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज कर रहे हो, अगर आपको लेबर सस्ती मिल रही है आप लेबर यूज कर लोगे, आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, लेबर सस्ती मिल रही है आप लेबर यूज करोगे। जब प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करी जाती है और कैपिटल यानी कि मशीनों का यूज कम होता है, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वहीं प्रोडक्शन करने के लिए जब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल यानी कि मशीनों का यूज करा जा रहा है, लेबर का यूज कम हो रहा है, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली लेबर ज्यादा यूज हो रही है, कैपिटल से कम यूज हो रही है। और अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे, ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज कर रहे हो, अपने आप देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। वहीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनों का यूज ज्यादा होता है, लेबर का यूज कम होता है, जैसा विदेशों में होता है। और जब हम काम मशीनों से करते हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जब आप मशीन से कोई चीज बना रहे हो तो आप सेम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, यानी कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, बना के किसको बेचें। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। देखो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो जो इकोनॉमी है वो सब लोगों के लिए सारी चीजें नहीं बना सकती। वो देश में इतनी पॉपुलेशन है, सबके लिए तो गुड्स और सर्विसेज नहीं बनाए जाते। बेसिकली लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, रिच लोग और पुअर लोग, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि गुड्स और सर्विसेज बना के आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप गुड्स कौन से सेक्शन, कौन सी कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए बना रहे हो। अगर आप ऑडी बना रहे हो, जगवार बना रहे हो, BMW बना रहे हो, मर्सिडीज बना रहे हो, पोर्शे बना रहे हो, सो यू विल टारगेट रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर आप नमक बेच रहे हो, चाय चीनी बेच रहे हो, फूड ग्रेन्स वगैरह बेच रहे हो, यू आर टारगेटिंग पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो ये भी सोचना पड़ता है गुड्स बना के किसको बेचे, क्योंकि आप सबके लिए नहीं बना सकते। सो अगर आप रिच लोगों को बेच रहे हो, BMW, पोर्शे वगैरह बना रहे हो, मर्सिडीज बना रहे हो, आप रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अगर बेच रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपके प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। महंगी चीजें हैं, अमीर लोगों को बेच रहे हो जो उसके लिए पे करना अफोर्ड करते हैं, तो आपके प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, आपकी कमाई ज्यादा होगी। आप और पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उस पैसे को और बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, जाहिर सी बात है देश का GDP अपने आप बढ़ेगा। समझ में आया ना? आप महंगे में सामान बेच रहे हो, आपके खुद के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उन प्रॉफिट्स को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, आगे चलकर इन्वेस्ट करोगे, मशीनें वगैरह खरीदोगे, आपकी और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, देश में और गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, मतलब GDP इंक्रीज होगा, GDP ग्रोथ। वही अगर आप बना के पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेच रहे हो तो ये लोग ज्यादा प्राइस पे करना अफोर्ड नहीं करते, इन्हें सस्ते में सामान बेचना पड़ता है, सस्ते आइटम्स बनाने पड़ते हैं। इससे कहीं ना कहीं इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, इनके साथ में जस्टिस होगी। सो इट प्रमोट्स सोशल जस्टिस यानी कि सोशल वेलफेयर। तो वही लिखा है, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर द पुअर,
तो सोशल जस्टिस तो डेफिनेटली होगा, देश में इनइक्वालिटी तो डेफिनेटली डिक्रीज होगी, क्योंकि आप पुअर लोगों का अपलिफ्टमेंट कर रहे हो। लेकिन जब आप पुअर लोगों के लिए बनाते हो तो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स कम होंगे, आप महंगे में नहीं बेच पा रहे, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। प्रॉफिट्स अगर आपके कम है तो आगे चलकर आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे, आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो अपने आप देश में कम मशीनों का प्रोडक्शन हो रहा है, कम गुड्स और सर्विसेज बनेंगे, देश का जीडीपी गिरेगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन यानी कि बैकवर्डनेस आ सकती है। सो आपको चूज करना पड़ेगा आपका मकसद क्या है। आपका मकसद जीडीपी ग्रोथ है तो यू विल सेल रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आपका मकसद सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर है, देन यू विल सेल टू द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। चमक गया। इसमें बेसिकली दो बातें आती हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर ही, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन यही था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, कि वही गुड्स बना के किसे बेचना है। आप रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ज्यादा बेचना चाहते हो या फिर पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ज्यादा बेचना चाहते हो, दिस इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है कि मान लो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करा और मान लो वो चीज उसने बेची है 5,000 की, तो 5,000 के 5,000 उसकी खुद की जेब में तो नहीं जाएंगे। ये प्रोडक्शन करने के लिए उसने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करे थे कि भैया चीज को 5,000 में बेचा, 5,000 रुपए आए, 5,000 के 5,000 उसकी जेब में थोड़ी ना जाएंगे। उसने लैंड यूज करा था, मान लो किसी और का लैंड है तो लैंड के बदले वो क्या दे देगा, रेंट दे देगा, ठीक है भैया रेंट चले गया। लेबर है तो लेबर को पे करना पड़ेगा, लेबर को जो भी सैलरी वेजेस है वो पे कर दी। किसी ने आपके बिजनेस में कैपिटल पैसा लगा रखा है तो एवं ही तो नहीं लगाया होगा, वो उस कैपिटल पर आपसे इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा और आप एंटरप्रेन्योर, आपको आपके हिस्से का मिलेगा प्रॉफिट। तो ये जो पैसा है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिच लोगों को बेचना है या पुअर लोगों को गुड्स और सर्विसेज। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो पैसा आ रहा है बेचकर, वो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, देखो बहुत आराम से समझना। मैंने कहा आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करा और 3 जगह से आपके पास में ऑफर लेटर आ गया, 3 जगह से आपके पास में ऑफर लेटर आ गया, आपको नौकरी मिल रही है। एक जगह आपको मिल रहा है 30,000 पर मंथ, एक जगह आपको मिल रहा है 45,000 पर मंथ और एक जगह आपको मिल रहा है 25,000 पर मंथ। और सेम वर्किंग कंडीशन है, सारी चीजें सेम है, ठीक है। एक जगह 30,000, एक जगह 45,000, एक जगह 25,000। जाहिर सी बात है आप कौन सा चूज करोगे, आप चूज करोगे 45,000 वाली। ये आपने चूज करा, ठीक है। तो ये आपने चूज करा, मान लो ये नहीं होता तो आप नेक्स्ट बेस्ट कौन सा चूज करते, 25,000 थोड़ी ना चूज करते, आप 30,000 चूज करते। तो आपने जो चूज करा है उसका नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है, उससे जस्ट नेक्स्ट बेस्ट, कि अगर ये नहीं होता तो आप ये चले जाते। सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि इसको पाने के लिए आपने इसको सेक्रीफाइस कर दिया। जो नेक्स्ट बेस्ट होता है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि कुछ पाने के लिए आप जो खो रहे हो, जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कुछ पाने के लिए। मान लो आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, 11th में अच्छा लाना है, 12th में अच्छा लाना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये पढ़ाई करने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप इंस्टा सेक्रीफाइस कर रहे हो, व्हाट्सएप सेक्रीफाइस कर रहे हो, फैमिली टाइम पार्टी सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो अच्छा कॉलेज पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये पाने के लिए आपने क्या खो दिया, अच्छा कॉलेज पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका इंस्टाग्राम सेक्रीफाइस, आपका व्हाट्सएप सेक्रीफाइस, आपका फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना सेक्रीफाइस, आपका पार्टीज करना आपने सेक्रीफाइस कर दिया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आप 45,000 वाली जॉब स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो उससे नेक्स्ट बेस्ट कौन सी थी कि अगर ये ना होती तो आप क्या लेते, 30,000 वाली। 30,000 इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और एग्जांपल देती हूं, मैंने कहा आपके पास में एक पीस ऑफ लैंड है, इस पीस ऑफ लैंड पर आप या तो राइस ग्रो कर सकते हो या फिर आप वीट ग्रो कर सकते हो। आपने बोला मैं तो इस पीस ऑफ लैंड पर क्या ग्रो करूंगा, राइस ग्रो करूंगा। तो राइस को ग्रो करने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस कर दिया, आपने वीट सेक्रीफाइस कर दिया। तो राइस को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि वीट का आप जो प्रोडक्शन करते, मान लो राइस का आप प्रोडक्शन कर रहे हो 100 kg राइस का प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने वीट सेक्रीफाइस करा है।
अगर आप इसी जगह पर वीट ग्रो करते तो कहीं ना कहीं आप 120 केजी वीट प्रोड्यूस कर सकते थे। तो 100 केजी राइस को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आपने 120 केजी वीट क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग 100 केजी राइस? 120 केजी वीट फॉरगॉन। ठीक बात हो गई। एक एग्जांपल और देती हूं। मैंने कहा आपके पास में एक बिल्डिंग है जिसको आपने रेंट पर दे रखा है और इससे आपके पास में रेंट आता है महीने का 50,000। ठीक है भैया, आपने इस बिल्डिंग को रेंट पे दे रखा है। उसके अलावा आप जो है वो कहीं पर जॉब करते हो और आपको वहां पर सैलरी मिलती है महीने की 30,000। ठीक है भैया, आपका पास में रेंट आ रहा है 50,000 महीने का और आपको सैलरी मिलती है जहां पर आप काम करते हो वहां से 30,000। आपने सोचा मैं इस जॉब को क्विट करूंगा, मैं इस जॉब को छोड़ूंगा और इस जॉब को छोड़ के मैं इस जगह को भी खाली कराऊंगा जिसका मेरे पास में रेंट आ रहा है और मैं इस जगह पर क्या करने लगूंगा, अपना बिजनेस करने लगूंगा। ठीक है भैया, तो ये बिजनेस करने के लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाइस करा? आपने सेक्रीफाइस करा जो आपके पास में सैलरी आ रही थी 30,000 की वो, प्लस आपने सेक्रीफाइस करा जो आपके पास में रेंट आ रहा है, क्योंकि अब आप सेम जगह को अपने बिजनेस के लिए यूज में ले रहे हो। आपने 80,000 सेक्रीफाइस करा। सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस? दिस 80,000। ये आपने सेक्रीफाइस करा, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। कुछ पाने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट था जो आपने फॉरगॉन कर दिया, जाने दिया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भैया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया पीपीसी। पीपीसी बोले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेसिकली अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझना है तो उसके लिए आप सबसे पहले मुझसे समझो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। आप स्केड्यूल भी बोल सकते हो, सेट भी बोल सकते हो। आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। और अगर आपको ये सेट समझना है तो 3 चीजें आपको अज्यूम करनी पड़ेंगी। पहला अजम्पशन है रिसोर्सेज आर गिवन। रिसोर्सेज आर गिवन। गिवन का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में कि आपके रिसोर्सेज कांस्टेंट है, कि भैया ये आपके रिसोर्सेज हैं, ये कांस्टेंट है, इन्हें आप इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। रिसोर्सेज में लैंड भी आता है, लेबर यानी कि देश के ह्यूमन बीइंग्स, पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं, है ना, ह्यूमन लेबर वगैरह, तो सारी चीजें इसमें आती हैं। रिसोर्सेज गिवन है यानी कि आपके रिसोर्सेज कांस्टेंट है, इन्हें आप इंक्रीज नहीं कर सकते। सेकेंड है रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ये जो आपकी रिसोर्सेज है इनका आप ऑलरेडी फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो। जो लेबर है उसकी कैपेसिटी है 10 घंटे काम करने की, आप उससे ऑलरेडी 10 घंटे काम करा रहे हो, उसका एकदम फुलर निचोड़ के यूज में ले रहे हो। फुलर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो। इससे ज्यादा बेस्ट यूज नहीं हो सकता लेबर का, इससे ज्यादा बेस्ट यूज आपके रिसोर्सेज का हो ही नहीं सकता। मशीन है, मशीन का प्रॉपर यूसेज हो रहा है, लेबर का प्रॉपर यूसेज हो रहा है, लैंड का प्रॉपर यूसेज हो रहा है, पैसे का प्रॉपर यूसेज हो रहा है। तो पहली बात तो रिसोर्सेज गिवन है, कांस्टेंट है। रिसोर्सेज का फुलर और एकदम निचोड़ के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। और तीसरा है आपकी टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट हो गई, कोई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 चीजें आपको मान के चलनी है। अब मैं आपके सामने बनाऊंगी एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट भी बोलते हैं, तब आपको पीपीसी समझ में आएगा। अब मैंने कहा यहां पर मैं लिख रही हूं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब देखो इकोनॉमी में वैसे तो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज बनते हैं, अनगिनत गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, सबको तो मैं नहीं बना सकती ना। यहाँ पर आप ये मान लो इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स बनते हैं, इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स बनते हैं। एक गुड है ऑरेंज, ठीक है, और दूसरा गुड है हमारे पास में बनाना। एक गुड ऑरेंज है और दूसरा गुड क्या है हमारे पास में बनाना है। इकोनॉमी में बहुत बन रहे हैं, आप मान के चलो सिर्फ 2 ही गुड्स बन रहे हैं। अब मैंने कहा एक कॉम्बिनेशन है ए कॉम्बिनेशन है कि आप 0 ऑरेंज बना रहे हो और आप 10 बनाना बना रहे हो। आप ऑरेंजेस का प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, आप बनाना 10 बना रहे हो। कितने बनाना बना रहे हो आप? 10 बनाना सा बना रहे हो। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप ऑरेंजेस का प्रोडक्शन करना चाहते हो, आपने ऑरेंजेस बढ़ा दी, अब आप 1 ऑरेंज बनाने लग गए,
तो जाहिर सी बात है आपको बनाना कम करना पड़ेगा। पहले आप 10 बनाना बना रहे थे, ऑरेंज 0 था, ऑरेंज बढ़ा रहा है तो हम बनाना को कम करेंगे। मैम कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज का ऑलरेडी फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, तो आप चाहते हुए भी दोनों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रिसोर्सेज को आपको बनाना से ऑरेंज पर शिफ्ट करना पड़ेगा, बनाना अपने आप कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तीसरा आता है, अगर आपको ऑरेंज को और बढ़ाना है, 1 से 2 कर दिया तो आप बनाना को और कम कर दो, आपने 7 बनाना बनाओगे। अब क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कांस्टेंट है, उनका ऑलरेडी फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। अगर ऑरेंज बनाने हैं तो आपको रिसोर्सेज को बनाना से ऑरेंज पर शिफ्ट करना पड़ेगा ना। लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक को बढ़ाना है तो बनाना से रिसोर्सेज आपने ऑरेंज पर लगा दिए। जो लेबर बनाना बना रही थी वो लेबर अब ऑरेंजेस भी बनाएगी, तो उधर से लेबर कम कर कर आप ऑरेंजेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो बनाना का प्रोडक्शन अपने आप कम होगा। डी मैंने ले लिया और ऑरेंज बढ़ाने हैं, 3 कर दिया, तो बनाना और कम कर दो, अब 4 ही बनाना बना रहे हैं। और एक लास्ट कॉम्बिनेशन, मान लो ऑरेंज 4 बनाने हैं तो बनाना एकदम 0 कर दो। मतलब आपको क्या चीज समझ में आ रही है कि जैसे जैसे ऑरेंज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 0 1 2 3 4, बनाना का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्योंकि आप चाहकर भी दोनों चीजों का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते, एक का बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज कांस्टेंट है। दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। समझ में आया? और इसी सेट को जब आप ग्राफ पर प्रेजेंट कर देते हो, इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसे बोलते हैं पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ में आया? पहले मैं बना देती हूं ताकि मैं आगे एक्सप्लेन कर सकूं। जब आप ये बनाओगे, ये नीचे वाली एक्सेस होती है एक्स एक्सेस, ये वर्टिकल वाली होती है वाई एक्सेस, लेटी हुई को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्स एक्सेस, खड़ी हुई वर्टिकल वाई एक्सेस। हमेशा जिस चीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, ऑरेंजेस का बढ़ रहा है, उसे हम एक्स एक्सेस पर दिखाते हैं। सो यहां पर आ गया ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसे हम एक्स एक्सेस पर दिखा रहे हैं। जिसे एक्स एक्सेस पर दिखाते हैं उसको आप गुड एक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गुड एक्स, गुड मतलब चीज। और वाई एक्सेस पर हम वो दिखाते हैं जिसे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बनाना को हम लोग क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये वाई एक्सेस पर आएगा, दिस इज योर गुड वाई। ठीक बात हो गई। ऑरेंजेस 4 तक की है तो 0 1 2 3 4, ठीक बात हो गई। बनाना 10 तक गए तो 2 2 का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लो 10 हो गया। ठीक बात हो गई। अब प्लॉट करने की बारी आती है। बनाना 10 है, ऑरेंजेस 0 हैं, तो बनाना साइड में 10, ऑरेंजेस तो 0 हैं, 0, तो ये बनाना पे 10 आ गया। बनाना पे 10 है, देखो बनाना पे 10, और ऑरेंजेस तो वैसे भी 0 हैं, तो इस तरह से प्लॉट हो गया। ऑरेंजेस 1 है, बनाना 9 है, बनाना 9 कुछ यही आएगा, 9 यही होगा ना 8 और 10 के बीच में, तो बनाना तो 9 है, मान लो आप यहां से ये बनाना 9, और ऑरेंज कितनी है? 1 है, तो ऑरेंज ये रही 1, तो ये जो आएगा ये पॉइंट यहां आ गया। समझ में आया मैंने किस तरह से पॉइंट लोकेट करा? ये लाइन आपको नहीं बनानी। आगे बनाते हैं। मैंने बोला ऑरेंज 2 है, बनाना 7 है, 7 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ठीक है, और ऑरेंज कितनी है? 2 है, तो ये कुछ यहाँ आएगा। प्लॉटिंग समझ में आ रही है मैं किस तरह से कर रही हूँ? जो है उसको आपको दिखाना है। अगला आता है ऑरेंज 3 है, तो ऑरेंज 3 और बनाना 4 है, तो बनाना 4 यहाँ से और ऑरेंज 3 यहाँ से, और लास्ट आता है ऑरेंज 4 है, बनाना 0, तो ऑरेंज 4 है, इस टाइम पर बनाना 0। समझ में आया? तो मैंने इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट आप बोल लो, इसको ग्राफ पर प्रेजेंट करा है। तो ये जो मेरे पास में बनकर आया, इस कर्व को बोला जाता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये 5 कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ए बी सी डी ई, ये 5 कॉम्बिनेशन शो कर रहा है 2 गुड्स के जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो देखो क्या लिखा है, इट इज अ कर्व, कर्व है, शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ये कर्व शो कर रहा है, ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है गिवन रिसोर्सेज के अंदर अंदर। अजम्पशन क्या है कि रिसोर्सेज गिवन है, कांस्टेंट है, ऑलरेडी रिसोर्सेज का फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है। So PPC show is a curve showing different combinations of 2 goods which can be produced with the available resources on the assumption that resources are given, resources are fully and efficiently utilized and technology is assumed to be constant. PPC के दूसरे नाम भी याद रखना,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जगह पर फ्रंटियर भी बोल सकते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज को आप एक चीज से दूसरी चीज पे लगा रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। सो बाकी सारे नाम भी याद रखने हैं। समझ में आया? अब ये जो पीपीसी है ना, ये क्या शो कर रहा है? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल प्रोडक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन पीपीसी शो करता है। पहली बात तो ये पॉसिबल है। पीपीसी पर ये जो मैं पॉइंट्स बना रही हूं ए बी सी डी ई, ये जरूरी नहीं है एक्चुअल है। ये है कि भैया गिवन रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम इतना बनाया जा सकता है, आप इससे बाहर ये नहीं बना सकते, यानी कि आप इस पीपीसी के बाहर नहीं जा सकते। पीपीसी बता रहा है मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन, कि आप मैक्सिमम इस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो कर्व आ रहा है, ये आपकी लिमिट है। मैक्सिमम इतना पॉसिबल प्रोडक्शन आप कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। पॉसिबल है, एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। आप इसके बाहर तो जा ही नहीं सकते, वो तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लिखा है ना पीपीसी आपको सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन शो कर रहा है। हो सकता है इकोनॉमी कहीं ना कहीं अंदर ऑपरेट कर रही हो, एक्चुअली में आप इतना ही बना रहे हो, जी या एच इसके अंदर ही हो। पीपीसी सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन शो कर रहा है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते, आप इतना बना सकते हो। एक्चुअली हो सकता है आप इसके अंदर भी ऑपरेट कर रहे हो, कि आप और अंदर कब होगे? जब आप अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, तो हो सकता है आप कम बना रहे हो। लेकिन अगर आपके रिसोर्सेज गिवन है, रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो आप मैक्सिमम ए बी सी डी ई इस लाइन के हिसाब से इतना बना सकते हो। समझ में आया पीपीसी? अब देखो एक टेबल और दे रखी है, पॉसिबिलिटीज यानी कि कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं। 2 गुड्स हैं, बर्गर है, पिज्जा है। मैंने बताया एक्स एक्सिस पर हम किसे दिखाते हैं? जिसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सो पिज्जा क्या हो गया हमारा? ये पेन तो दिखेगा नहीं। पिज्जा क्या हो गया है? पिज्जा हो गया है हमारा गुड एक्स, जिसका प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं। बर्गर को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसको वाई एक्सिस पर दिखाएंगे, दिस इज योर गुड वाई। समझ में आ गई मेरी बात? अब यहां पर हमें 2 चीजें निकालनी है। एमओसी, एमओसी का मतलब होता है मार्जिनल, अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था, ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका फॉर्मूला है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसका मतलब है एक्स मतलब जिसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वाई मतलब जिसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। ये जो साइन होता है ट्राइंगल जैसा, इसे डेल्टा बोलते हैं। चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज आ रहा है अपॉन एक्स में कितना चेंज आ रहा है। मतलब अगर आपको एक एक्स्ट्रा एक्स बनाना है, एक्स मतलब गुड एक्स, यानी कि अगर एक एक्स्ट्रा पिज्जा आपको प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आप कितना गुड वाई यानी कि बर्गर सेक्रीफाइस करोगे। जिसको एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हैं दैट इज गुड एक्स, जिसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जो सेक्रीफाइस कर रहे हो दैट इज गुड वाई। तो अगर आपको एक एक्स्ट्रा गुड एक्स प्रोड्यूस करना है, पिज्जा प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आप कितना गुड वाई सेक्रीफाइस करोगे? दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना। क्या है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब चेंज कभी भी पहले वाले का नहीं निकलता, क्योंकि ऊपर कुछ गिवन नहीं है, अगले वाले से चेंज निकलता है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई देखो, वाई आपने कितना सेक्रीफाइस करा? पहले 21 था, अब आप 20 बर्गर्स ही बना रहे हो, क्योंकि पिज्जा बढ़ा रहे हो। कितना वाई सेक्रीफाइस करा? 21 से 20 पर आ गए, एक सेक्रीफाइस करा अपॉन कितना पिज्जा पाने के लिए? 0 से 1, एक पिज्जा पाने के लिए। मतलब चेंज मतलब माइनस करना है आपको, प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना। 21 से 20 पर आ गए, एक आपने क्या करा है? बर्गर सेक्रीफाइस करा है एक पिज्जा पाने के लिए। तो ये कितना आया? सॉल्व करने पर 1 आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? अगेन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब आपने कितना वाई सेक्रीफाइस करा? 20 से आप 18 पर आ गए, तो आपने 2 सेक्रीफाइस करे। कितना पिज्जा पाने के लिए? 1 से 2 पर हो गए, एक पिज्जा पाने के लिए ये 2 आ गया। ठीक बात हो गई। अगेन कितना वाई आपने सेक्रीफाइस करा? 3। कितना पिज्जा पाने के लिए? एक पिज्जा पाने के लिए ये 3 आ रहा है। फिर कितना वाई आपने सेक्रीफाइस करा? मतलब जिसका निकालना है ऊपर वाले को माइनस कर दो। 15 से आप 11 पर आ गए, 4 सेक्रीफाइस करा, और कितना पाने के लिए? 1, 4 आ गया। फिर देखो आपने कितना सेक्रीफाइस करा? 11 से 6 पर आ गए, 5 अपॉन यहाँ पर तो 1 ही आ रहा है, ये 5 आ गया। और फिर तो आप 6 से 0 पर आ गए, 6 सेक्रीफाइस कर दिए आपने एक पिज्जा बनाने के लिए, तो ये 6 आ गया। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकल रहा है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। गुड वाई आपने कितना सेक्रीफाइस करा, ऊपर वाले को माइनस करके निकाल लो।
अपॉन गुड एक्स आपने कितना गेन करा, एक बर्गर सेक्रीफाइस करा एक पिज्जा पाने के लिए आ गया, 2 बर्गर सेक्रीफाइस करे एक पिज्जा पाने के लिए 2 आ गया, 3 बर्गर सेक्रीफाइस करे एक पिज्जा पाने के लिए 3 आ गया। दिस इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गई मेरी बात। आगे लिखा है MRT, इसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों एक ही चीजें हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों एक ही चीजें हैं, बस पहले वाले का निकलेगा नहीं, सिंपल सा है। ये जो था यहां पर अपॉन में था, अभी इसको हम रेशियो में लिखेंगे कि चेंज इन वाई रेशियो चेंज इन एक्स। ये जो था ना ऊपर वाला पहले आ गया, नीचे वाला बाद में, बस आपने रेशियो में लिख दिया। तो इसका रेशियो क्या होगा, चेंज इन वाई रेशियो चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई कितना आया था 1 रेशियो 1 आ गया। ये सॉल्व नहीं होता, बस रेशियो में होता है। फिर ये हो जाएगा, मतलब अपॉन वाला रेशियो में आ गया 2 रेशियो 1। ये कितना था 3/1 3 रेशियो 1। ये था हमारे पास में 4/1 4 रेशियो 1। दिस इज 5 रेशियो 1 एंड दिस इज 6 रेशियो 1। दोनों एक ही चीज है। एमओसी पूरा सॉल्व हो जाता है अपॉन में आके। एमआरटी हमेशा सिर्फ क्या रहता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात, कोई डाउट है? अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहती हूँ और बहुत काम की चीज बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप गौर से देखोगे एमओसी जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, आप इसे एमआरटी भी बोल सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं। पहले 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा पिज्जा हर बार पाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा बर्गर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहले एक बर्गर सेक्रीफाइस करा, फिर 2, फिर 18 से 15 पर आ गए, 3 बर्गर सेक्रीफाइस करें, फिर आपने और ज्यादा बर्गर सेक्रीफाइस करें, 3 से आप लोग आ गए 4 बर्गर सेक्रीफाइस करें, देन 5 बर्गर सेक्रीफाइस और फिर 6 बर्गर सेक्रीफाइस। ऐसा क्यों? एक एक्स्ट्रा पिज्जा पाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बर्गर क्यों सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं? व्हाट इज द रीजन हियर? बेटा रीजन ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूज स्पेसिफिक होते हैं। जैसे बर्गर बनाने के लिए जो रिसोर्स, जो लेबर यूज करी जा रही है ना, वो लेबर बर्गर बनाने के अंदर ही परफेक्ट है, वो यूज स्पेसिफिक है, यानी कि उस लेबर से बर्गर ही आप बेहतर तरीके से बनवा सकते हो, वो लेबर बर्गर ही बेस्ट तरीके से बना सकती है। तो जब आप बर्गर कम करके उस लेबर को बर्गर से पिज्जा पर शिफ्ट कर रहे हो तो वो पिज्जा बनाने में उतनी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए एक एक्स्ट्रा पिज्जा बनाने के लिए आपको यहां से ज्यादा यहां पर लेबर शिफ्ट करनी पड़ेगी। समझ में आया? हमारे रिसोर्सेज, हमारी जो लेबर है वो यूज स्पेसिफिक है, वो बर्गर बनाने में ही परफेक्ट है। अगर आप उनसे बर्गर की बजाय पिज्जा बनवा रहे हो, उस लेबर को बर्गर से आप पिज्जा पर शिफ्ट कर रहे हो, तो वो उतना बेहतर तरीके से पिज्जा नहीं बना पाएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा लेबर बर्गर से पिज्जा पर शिफ्ट करनी पड़ेगी, तब जाके वो एक एक पिज्जा बना पाएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा लेबर अगर अपने रिसोर्सेज आप बर्गर से पिज्जा पर लगा रहे हो तो बर्गर आपको ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? रिसोर्सेज यूज स्पेसिफिक है। जब आप उन रिसोर्सेज को बर्गर से पिज्जा पर शिफ्ट कर रहे हो तो उन लोगों को पिज्जा बनाना बेहतर तरीके से नहीं आता, तो ज्यादा से ज्यादा लोग, रिसोर्सेज आप बर्गर से पिज्जा पर शिफ्ट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आप बर्गर से शिफ्ट कर रहे हो तो बर्गर का प्रोडक्शन अपने आप ज्यादा गिरता जाएगा। दिस इज द रीजन ये जो एमओसी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अगर एक एक्स्ट्रा गुड एक्स बनाना है तो आप ज्यादा से ज्यादा गुड वाई को क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। समझ में आया? अब इसे कैसे प्रेजेंट करना है, तो यहां पर गुड एक्स हमारा पिज्जा है जो 6 तक का गया है, गुड एक्स हमारा क्या है, पिज्जा है। सो हम सबसे पहले हमारा गुड एक्स दिखा देते हैं। गुड एक्स है हमारा पिज्जा, ध्यान से देखना 6 तक गया है, 1 2 3 4 5 6। और गुड वाई है हमारे पास में बर्गर। बर्गर हमारा मैक्सिमम जो है वो 21 तक गया है, तो 2 का गैप ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक काम करो और खींच दो, 22 तक गया। समझ में आया? अब प्लॉट करने की बारी आती है। 21 बर्गर, पिज्जा कितना है 0, तो 21 कहाँ होगा, 20 और 22 के बीच में। ठीक है भैया। उसके बाद में 20 बर्गर 1 पिज्जा, तो 20 बर्गर यहाँ है, 1 पिज्जा यहाँ है ना, कुछ इस तरह से। उसके बाद में 18 और 2, तो बेटा 18 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, तो ये कुछ यहाँ आ गया। देन है 15 और 3, तो 15 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 3 ये यहाँ आ गया।
उसके बाद में आता है 11 और 4, 11 और 4, तो 11 कुछ यहाँ आएगा और 4 हमारा यहाँ हो गया। फिर आता है 6 और 5, 6 और 5, तो 6 कुछ यहाँ आया और 5 यहाँ, और लास्ट आता है 0 और 6। ठीक है भैया जी, इनको प्लॉट अगर हम कर देंगे तो ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारे पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन है ABC, DEF और G। सो ये कर्व क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम लिमिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिज्जा एंड बर्गर, कि विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आप मैक्सिमम इस लाइन पर प्रोड्यूस कर सकते हो, आप इस लाइन से बाहर नहीं जा सकते। और ये मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल हो सकता है आप इस पीपीसी के अंदर कहीं ऑपरेट कर रहे हो। समझ में आया? पीपीसी के अजम्पशंस क्या हैं, ध्यान से देखो। रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, आप रिसोर्सेज को एक गुड से दूसरे गुड पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देखा हम लोगों ने, रिसोर्सेज शिफ्ट हो रहे हैं बर्गर से पिज्जा पर, सिर्फ 2 ही गुड्स बनाए जा रहे हैं, रिसोर्सेज का फुलर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, एंड रिसोर्सेज आर नॉट एक्चुअली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। हमारे रिसोर्सेज सारे गुड्स बनाने में बराबर के एक्सपर्ट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। वो बर्गर बनाने में परफेक्ट है, वो पिज्जा बनाने में उतने परफेक्ट नहीं है। सो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है मैम। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस। हम कितना गुड y सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। गुड x की एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम कितना गुड y सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर्मूला है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। पीपीसी के केस में एमओसी हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, हम लोगों ने देख लिया। और ये एमओसी इंक्रीज हो रहा है ना, अभी हम लोगों ने देखा, देखो एमओसी इंक्रीज हो रहा है। पीछे वाले एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया था, हम लोग अगर निकाल के देखेंगे तो एमओसी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही बनाना सेक्रीफाइस हुआ था, फिर 2 बनाना सेक्रीफाइस हुए, फिर 3 बनाना सेक्रीफाइस हुए, फिर 4 बनाना सेक्रीफाइस हुए। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज से हम बनाना ही बेहतर बनवा सकते हैं। जब रिसोर्सेज को बनाना से ऑरेंज पर शिफ्ट कर रहे हैं तो वो उतने परफेक्ट नहीं है। ज्यादा रिसोर्सेज हमें बनाना से ऑरेंज पर शिफ्ट करने पड़ेंगे, तब जाके एक एक एक्स्ट्रा ऑरेंज बन पाएगा। तो बनाना हमें ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा एमओसी ऐसा है ना बच्चा, क्योंकि हमारा एमओसी इंक्रीज हो रहा है। यही रीजन है कि पीपीसी ऐसा होता है। पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव होता है। अभी आपको समझ में आएगा। देखो ये ओरिजिन है, अगर किसी चीज का फेस ओरिजिन की तरफ ऐसे घूमा हुआ है चम्मच की तरह, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं, कॉनकेव। ये ओरिजिन है, अगर इसका मुंह ऐसे उल्टा हो तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और ये ओरिजिन है, ये एकदम ऐसे है, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो पीपीसी कॉनकेव क्यों है, क्योंकि एमओसी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये चीजें समझ में आएंगी। एमओसी इंक्रीज हो रहा है मतलब मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ज्यादा से ज्यादा वाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बर्गर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक पिज्जा प्रोड्यूस करने के लिए। मैम क्यों? अभी मैंने बताया था, रिसोर्सेज आर यूज स्पेसिफिक। Productivity and efficiency of factors of production decrease as they are shifted from one use to another. Resources use specific हैं। जब आप उन्हें एक गुड से, जब आप उन्हें गुड वाई से गुड एक्स पर शिफ्ट कर रहे हो, आप बर्गर से रिसोर्सेज को पिज्जा पर शिफ्ट कर रहे हो, तो उन रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आपको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज वाई से एक्स पर शिफ्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक एक्स्ट्रा एक्स प्रोड्यूस कर पाओगे। दैट इज द रीजन कि एमओसी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा गुड वाई क्या करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और एमओसी की तरह ही एमआरटी होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपॉन था, ये सिंपली क्या है, उसी का रेशियो है। सो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड to gain 1 additional unit of another commodity. Sacrifice ratio gain. Slope of PPC कोई पूछ ले भैया PPC का स्लोप बता दो, तो PPC का स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x
इसी को हम लोगों ने रेशियो में लिख रखा है। वही है हमारे पास में कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूरा सॉल्व कर दिया था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है अपॉन में, आप चाहो तो ये हम लोगों ने लो ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एमआरटी क्या है, कितना वाई सेक्रीफाइस करा इस एक्स को पाने के लिए, इसी को रेशियो में लिख दो, करेक्ट हो गया। वाई कितना चेंज आया, वाई में कितना वाई सेक्रीफाइस करा, अपॉन कितना चेंज आया एक्स में, एक्स कितना गेन करा, इस रेशियो, इससे अगर आप रेशियो में लिख देते हो दिस इज एमआरटी। छोटा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी, बोला मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक बात हो गई। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, ठीक बात। आगे बात करते हैं पीपीसी की दो बेसिक प्रॉपर्टीज। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये पीपीसी कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, यानी कि ये तो लेफ्ट साइड है अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, और ये राइट साइड है। अगर आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो पीपीसी नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, पीपीसी कैसे बनता है, पीपीसी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि पीपीसी का स्लोप कैसा है, पीपीसी कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कभी भी इको में कोई चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होती है, जब दो चीजों में नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि इधर आप गुड वाई दिखा रहे हो और इधर आप गुड एक्स दिखा रहे हो, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। गुड एक्स का अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो गुड वाई का प्रोडक्शन कम हो रहा है, एक्स बढ़ाना है वाई आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है। तो दोनों में जब नेगेटिव रिलेशन होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, उस सिचुएशन में पीपीसी कैसा होता है, डाउनवर्ड। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो पीपीसी नीचे की तरफ आ रहा है। इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज का ऑलरेडी फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, सो प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अगर आपको गुड एक्स ज्यादा बनाना है तो डेफिनेटली आपको गुड वाई को कम करना पड़ेगा, तो एक को इंक्रीज करने के लिए आप दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हो, दिस इज द रीजन पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। अगर पिज्जा का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बर्गर के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, तभी पीपीसी का कैसा स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। सेकेंड है पीपीसी कैसा है, कॉनकेव है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये अंदर की तरफ होता है, यानी कि ये कैसा है, कॉनकेव है। अगर ये ऐसा होता तो मैं बोलती ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो पीपीसी कॉनकेव है। पीपीसी कॉनकेव क्यों है, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो चाहे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब एमआरटी क्यों इंक्रीज हो रहा है, इट इज अज्यूम्ड दैट नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। सारे रिसोर्सेस दोनों गुड्स बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, तो अगर हम रिसोर्सेज को एक से दूसरे पर शिफ्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी गिरती है, एफिशिएंसी गिरती है। ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हमें गुड वाई से हटाने पड़ेंगे और गुड एक्स पर लगाने पड़ेंगे, तब गुड एक्स का प्रोडक्शन होगा। टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सो एमओसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका एमआरटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द रीजन पीपीसी कैसा है, कॉनकेव है। अगर यही एमआरटी इंक्रीज होता ना, इंक्रीज होता तो ये कॉनकेव है। अगर मान लो यही एमआरटी डिक्रीज होता, हालांकि होता नहीं है, तो ये पीपीसी कॉन्वेक्स बनता, कॉनकेव नहीं बनता। अभी मैं समझाऊंगी। दो प्रॉपर्टीज याद हो गई, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है ड्यू टू नेगेटिव रिलेशन, कि एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है दूसरे के प्रोडक्शन को गिराना पड़ेगा। पीपीसी कॉनकेव है क्यों, क्योंकि एमआरटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज यूज स्पेसिफिक हैं, वो दोनों गुड्स में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो अगर आपको गुड एक्स बनाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा गुड वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है मैम, समझ में आया। आगे बात करते हैं अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस की। देखो मैंने ये पीपीसी बनाया और इस पीपीसी पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखा रही हूं। मैंने बोला ये एक पॉइंट है ए, बी, सी, ये पॉइंट है डी, ये ई और ये एफ, ये जी। मैंने बोला अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं जो हम अचीव कर सकते हैं। तो बेटा ए, बी, सी, डी और ई, ए, बी, सी, डी एंड ई, ये अटेनेबल है। अटेनेबल मतलब हम इन्हें अचीव कर सकते हैं। एबीसी तो क्या है, डेफिनेटली ये पीपीसी के ऊपर है। पीपीसी के अंदर वाले भी अटेनेबल हैं क्योंकि विद द गिवन रिसोर्सेज हम ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एफ और जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने ही हैं। पीपीसी की ये जो लाइन है ये शो कर रही है मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन, आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते विद द गिवन रिसोर्सेज। तो अगर कोई पॉइंट पीपीसी पर आ रहा है या पीपीसी के अंदर आ रहा है, वो अटेनेबल है, यानी कि उसे आप अचीव कर सकते हो। फिर आता है एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। एफिशिएंट मतलब जब रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है।
रिसोर्सेज तो गिवन है, सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो आप पीपीसी के ऊपर ऑपरेट करते हो, तो उसमें आता है पॉइंट ए बी सी। पॉइंट ए बी सी अगर पीपीसी वाले जो पॉइंट्स है वो शो कर रहे हैं कि आप अपने सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, क्योंकि पीपीसी बता रहा है आप मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन कर सकते हो अगर आप सारे रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। और वास्तव में अगर आप पीपीसी पर आ रहे हो, आपके पॉइंट्स पीपीसी पर हैं, मतलब सच में ये आपका एफिशिएंट कॉम्बिनेशन है, आप सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। इनएफिशिएंट मतलब ये जो डीई और ई है, आपका मैक्सिमम आप एबीसी प्रोड्यूस कर सकते हो, आपकी इतनी औकात है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करो, तो आप एबीसी प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप डी और ई प्रोड्यूस कर रहे हो, कम प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब आप अपने रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, उन्हें अच्छे से यूज नहीं कर रहे, ये इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। और अनअटेनेबल कि आप अचीव ही नहीं कर सकते क्योंकि इतने आपके पास में रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो उसमें आते हैं एफ एंड जी पीपीसी के बाहर कि इन्हें आप अचीव नहीं कर सकते। सो अटेनेबल मतलब जो पीपीसी पर है और पीपीसी के अंदर है, एफिशिएंट मतलब पीपीसी के ऊपर वाले सिर्फ, इनएफिशिएंट मतलब पीपीसी के अंदर की रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, और अनअटेनेबल कौन से हो गए, पीपीसी के बाहर। सो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशंस है एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट। एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशंस हैं कि रिसोर्सेज को आप बेस्ट तरीके से यूज कर रहे हो, उनका ऑप्टिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है कि आप पीपीसी के ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हो, जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन आप कर सकते हो वही कर रहे हो। इनएफिशिएंट मतलब रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, आपकी औकात है आप पीपीसी पर ऑपरेट करो, फिर भी आप पीपीसी के इनसाइड अंदर ऑपरेट कर रहे हो। और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस मतलब वो कॉम्बिनेशंस जो इकोनॉमी कभी अचीव नहीं कर सकती विद द गिवन रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं तभी आप वो कॉम्बिनेशंस पर पहुंच सकते हो। सो एन इकोनॉमी कैन नेवर ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है भैया, अब मैम पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है क्या? देखो वैसे तो पीपीसी हमेशा कैसा होता है, कॉनकेव ही होता है, हमेशा पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव ही होता है। लेकिन अगर आप अज्यूम कर लो, अगर आप अज्यूम कर लो कि भैया एमओसी या फिर आप एमआरटी भी बोल सकते हो, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, अगर आप ऐसा अज्यूम कर लेते हो ना, उस सिचुएशन में हाँ पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। मैम ये कांस्टेंट कैसे? जैसे ये मैंने बोला कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, ये आपका गुड एक्स है और ये आपका गुड वाई है, और मैं मान लो एमआरटी इधर लिख देती हूँ, है ना, एमआरटी या एमओसी इधर लिख देती हूँ मैं। तो मैंने बोला कॉम्बिनेशन ए कि आप जो है गुड वाई बना रहे हो 10, गुड एक्स 0। बी कॉम्बिनेशन में मैंने बोला गुड 2 आपने बढ़ा दी, गुड एक्स बढ़ा दिया, गुड वाई आपने सेक्रीफाइस कर दिया। सी में गुड एक्स और बढ़ाया, गुड वाई और सेक्रीफाइस करा। डी में गुड एक्स और बढ़ाया, गुड वाई को आपने और सेक्रीफाइस करा। ई में आपने गुड एक्स और बढ़ाया, गुड वाई को सेक्रीफाइस, और एफ में आपने गुड एक्स को 10 कर दिया, ये 0। अब अगर आप इसे आप गौर से देखोगे ना तो आप एमओसी निकालो, क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। पहले में तो निकलेगा नहीं, कितना सेक्रीफाइस करा, 2 सेक्रीफाइस करा, कितना पाने के लिए, 2 पाने के लिए, कितना आया, 1 आया, ठीक है 1 आया। फिर देखो कितना सेक्रीफाइस करा, अगेन 2, कितना पाने के लिए, 2, कितना आया, 1। अगेन देखो कितना सेक्रीफाइस, कितना पाने के लिए, 2, 1 आ रहा है। फिर कितना सेक्रीफाइस, 2, कितना पाने के लिए, 2, 1 आ रहा है। और लास्ट कितना सेक्रीफाइस करा, 2, कितना पाने के लिए, 8 से 10, 2 करने के लिए 1। हर बार एमओसी क्या आया है, आपका कांस्टेंट आया है। इस सिचुएशन में पीपीसी क्या बनेगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। होता नहीं है ऐसा, पीपीसी कॉनकेव ही होता है हमेशा कि एमओसी इंक्रीज हो, एमओसी कभी कांस्टेंट नहीं होता पीपीसी के केस में। बट अगर आप अज्यूम कर लेते हो, क्या अज्यूम कर लेते हो कि एमओसी क्या है, आपका कांस्टेंट है, इस सिचुएशन में पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप चाहो तो आप करके देख सकते हो। मान लो 2 का ले लिया हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर तो आपका गुड वाई आ गया और इधर आपका गुड एक्स आ गया। तो अब आप करके देख लो, गुड एक्स 0, गुड वाई कितना है 10, फिर ये 2 और ये 8, ठीक है भैया, ये 6 और ये 4 हो गया होगा, फिर ये 4 और ये कितना हो गया था, 6 हो गया था, फिर ये और ये। अब अगर आप इसको ज्वाइन करोगे इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मेरा तो ठीक तरीके से ज्वाइन नहीं हुआ, आई कैन शो यू, इट विल बी अ
स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? सो पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब एमओसी क्या है? कांस्टेंट है। मैम पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? सॉरी मैं दोबारा बनाती हूँ। पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है क्या? मैंने बोला ना पीपीसी कॉनकेव ही होता है, ये कॉन्वेक्स और स्ट्रेट कुछ नहीं होता। हाँ भैया कॉन्वेक्स हो सकता है अगर आप अज्यूम कर लो। और आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि एमओसी इंक्रीज भी नहीं हो रहा, एमओसी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उस सिचुएशन में हो सकता है। मैं आपको कर देती हूँ, आप बना के देख लेना। कॉम्बिनेशन ए, दो गुड्स हैं ए और बी, ठीक है। मैंने बोला कॉम्बिनेशन ए, मैंने बोला आप बी बना रहे हो 20, ए कितना है 0। बी कॉम्बिनेशन में आपने इसको कम कर दिया, इसको 1 बढ़ा दिया। सी कॉम्बिनेशन में आपने इसको कम कर दिया, इसको और बढ़ा दिया। डी कॉम्बिनेशन में पहले देखो कितना सेक्रीफाइस करा था 6, फिर कितना सेक्रीफाइस करा 5। अब एक काम करते हैं 4 ही सेक्रीफाइस करते हैं, तो ये हो गया 3। और एक लास्ट कॉम्बिनेशन ले लो, इसको 0 कर दो, इसको 0 करें या कितना करें? चलो 0 मत करो, इसको कर दो आप, इसको कर देते हैं हम, कितना कर सकते हैं? इसको कर देते हैं हम 2, ठीक है। कितना सेक्रीफाइस करा? 3। और ये आ गया हमारे पास में 4। और एक लास्ट कॉम्बिनेशन, इसको आप कर दो बिल्कुल ही 0। 2 सेक्रीफाइस और ये 1। अब आप गौर से देखो, पहले 6 सेक्रीफाइस, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। मतलब एमओसी अगर आप निकाल कर देखोगे तो वो डिक्रीज आ रहा है। और अगर इसका आप पीपीसी बनाओगे तो वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। तो हमेशा पीपीसी कॉनकेव होता है, एमओसी इंक्रीज होता है। स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब आप अज्यूम कर लो कि एमओसी कांस्टेंट है। और कॉन्वेक्स कब होता है? जब आप अज्यूम कर लो कि एमओसी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। चमक गया अच्छे से? आगे बात करते हैं चेंज इन पीपीसी। मैम क्या पीपीसी में कोई चेंज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बेटा। द चेंज इन पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कब आएगा? जब आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। पीपीसी में शिफ्ट आ सकता है, पीपीसी आपका रोटेट कर सकता है। पीपीसी पीपीएफ के अंदर चेंज कब आ सकता है? जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, जब वास्तव में आपके रिसोर्सेज इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट आ जाए या फिर टेक्नोलॉजी खराब हो जाए, तो पीपीसी आपका चेंज हो सकता है। पहली बात है शिफ्ट, शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट के अंदर क्या होगा? ये आपका पीपीसी है, ये आपका पीपीसी है, ठीक है। नीचे गया मेरा तो थोड़ा सा। शिफ्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ये आपका पीपीसी है। मैंने कहा मान लो आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं, जिससे आप अपने गुड वाई का भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो और गुड एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं। तो अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, पीपीसी आपका इंक्रीज हो जाएगा। इको में कोई चीज इंक्रीज होती है, ऊपर की तरफ जाता है कर, ठीक बात हो गई। मैंने बोला रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, कोई सुनामी वगैरह आ गई, तो आपका पीपीसी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आई मेरी बात? शिफ्ट में पूरा का पूरा पीपीसी शिफ्ट होके या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। सो पीपीसी कैन शिफ्ट ईदर टूवर्ड्स राइट, यानी कि ऊपर भी जा सकता है इस तरह से कि ऊपर चले गया, टूवर्ड्स लेफ्ट आपका पीपीसी जो है वो नीचे भी आ सकता है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है दोनों गुड्स के लिए, एक के लिए नहीं दोनों गुड्स के लिए, और टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, मतलब दोनों गुड्स के लिए या तो आपके रिसोर्सेज इंक्रीज डिक्रीज हो गए या फिर आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज डिक्रीज हो गई, बट दोनों के लिए तो पीपीसी आपका शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट में दो चीजें हैं, राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपीसी या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। मैंने कहा ये आपका पीपीसी है, ठीक है। राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, मान लो दोनों गुड्स एक्स और वाई के लिए आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए या फिर आपका टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट आ गया, वो भी दोनों के लिए, तो आपके रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है दोनों के लिए, तो पीपीसी आपका कैसे शिफ्ट करेगा? यू विल सी राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, पीपीसी आपका राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। सो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है या फिर रिसोर्सेज की ग्रोथ हो जाती है, पीपीसी आपका शिफ्ट कर जाएगा, वो भी दोनों गुड्स के लिए होना चाहिए, एक के लिए नहीं। मैंने कहा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, तो ये आपका पीपीसी है। मैंने बोला मान लो टेक्नोलॉजी में कोई गड़बड़ हो गई, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई है या फिर आपके रिसोर्सेज में कोई कमी आ गई, आपके रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए दोनों गुड्स के लिए, उस सिचुएशन में आपका पीपीसी कैसे शिफ्ट करेगा? आपके पीपीसी में आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है मैम, समझ में आया?
अब बात ये आती है मैम रिसोर्सेज की ग्रोथ होती कैसे है। बेटा रिसोर्सेज क्वांटिटी वाइज भी इंक्रीज हो सकते हैं कि क्वांटिटी में रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, मान लो आपने कोई नए नेचुरल रिसोर्सेज खोज निकाले हो तो रिसोर्सेज की ग्रोथ है। आपके पास में दूसरे देशों से कैपिटल आ रही है, दूसरे देशों ने आपके देश में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटल आ रही है, कैपिटल भी एक तरह का रिसोर्स है। आपकी लेबर फोर्स बढ़ चुकी है और एक्स्ट्रा आपके पास में लेबर है, ये रिसोर्सेज की ग्रोथ है क्वांटिटी वाइज। क्वालिटी अगर रिसोर्सेज की इंक्रीज हो जाए वो भी ग्रोथ इन रिसोर्सेज है। मान लो सरकार जो है वो जो हमारी लेबर है उनके लिए कोई प्रोग्राम चला रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है कि लेबर्स को कोई स्किल्स सिखाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि एम्प्लॉइज के अंदर स्किल्स डेवलप करी जा रही हैं, तो लेबर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो ये ग्रोथ इन रिसोर्सेज है। पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट करेगा, जैसे स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर स्किल्स डेवलप करी जा रही हैं, सरकार कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल रही है, स्कीम हो गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो लेबर की स्किल्स इंक्रीज होगी, लेबर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ये ग्रोथ इन रिसोर्सेज है। ये क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है, ऊपर वाले में वास्तव में क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी। या फिर आप लेबर को हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, क्लीन एनवायरनमेंट अगर आप प्रोवाइड करोगे तो क्वालिटी ऑफ लेबर इंप्रूव होगी कि लेबर बीमार नहीं पड़ेगी, लेबर की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। सो अगर रिसोर्सेज की ग्रोथ हो रही है दोनों गुड्स के लिए या फिर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रहा है दोनों गुड्स के लिए, तो पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट, है ना। और अगर डिक्रीज हो रहा है दोनों रिसोर्सेज के लिए तो पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये तो हो गया शिफ्ट इन पीपीसी। एक होता है रोटेशन ऑफ पीपीसी, यानी कि किसी एक ही गुड के लिए, किसी एक ही गुड के लिए या तो आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है या फिर आपके रिसोर्सेज की ग्रोथ हो रही है या फिर टेक्नोलॉजी डिक्रीज रिसोर्सेज की ग्रोथ, बट सिर्फ एक के लिए। इट हैपेंस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंज आ रहा है, रिसोर्सेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव या डिग्रेड हो रही है, बट सिर्फ एक ही गुड के लिए। तो इसमें एक है रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जब आपकी कमोडिटी है उसके लिए। मैंने कहा ये आपका पीपीसी है, इधर आप क्या दिखाते हो आपका गुड एक्स, इधर आप क्या दिखाते हो आपका गुड वाई। मैंने बोला एक्स गुड के लिए या तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए सिर्फ एक्स के लिए, दोनों के लिए नहीं, या फिर टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट आ गया जिससे गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, वाई का नहीं, तो पीपीसी एक्स की तरफ कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा। समझ में आया। मैंने कहा मान लो रिसोर्सेज कम हो गए हैं सिर्फ एक्स के लिए, जिससे सिर्फ एक्स का प्रोडक्शन कम होगा, या फिर गुड एक्स बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती थी वो टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, पुरानी हो गई, तो ये इस तरह से पीछे चले जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये था रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है तो पीपीसी एक्स की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा, डिग्रेड हो रही है टेक्नोलॉजी तो पीछे की तरफ, रिसोर्सेज की इंक्रीज डिक्रीज कोई ग्रोथ या फिर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स के लिए, वो समझा दिया। सेम ऐसा ही काम गुड वाई के लिए भी हो सकता है। मैम कैसे हो सकता है, ये मैंने बोला पीपीसी है आपका, गुड वाई आप कौन सी साइड में दिखाते हो, गुड वाई हम यहाँ दिखाते हैं, गुड एक्स हम यहाँ दिखाते हैं, सॉरी गुड एक्स। मैंने बोला गुड वाई बनाने के लिए रिसोर्सेज बढ़ गए हैं या फिर गुड वाई बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट आ गया है, सो ये कुछ इस तरह से जाएगा। मैंने बोला गुड वाई बनाने के लिए रिसोर्सेज कम हो गए हैं या फिर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई है, तो ये कुछ नीचे की तरफ चले जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। वही लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा तो कैसे जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन होगा तो नीचे की तरफ आएगा। सेम वैसे ही अगर रिसोर्सेज भी इंक्रीज होंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस। सो चेंज जो आ रहा है पूरा का पूरा पीपीसी जो शिफ्ट हो रहा है वो तो तब होगा जब दोनों गुड्स पर असर पड़ रहा है, रोटेशन तब होगा जब सिर्फ एक गुड पर असर पड़ रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट्स में करने हैं। इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब लेबर का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, पीपीसी पर जो पॉइंट्स होते हैं वो ये शो करते हैं कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है। पीपीसी पर जो पॉइंट्स हैं वो ये शो करते हैं कि देश में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि लेबर हमारा क्या है, एक रिसोर्स है और लेबर का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। बट अगर एक्चुअली में देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो बताओ पीपीसी कहाँ पर होगा, मतलब आप कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हो, देन वी वुड बी प्रोड्यूसिंग बिलो द पीपीसी, अबव द पीपीसी, ऑन द पीपीसी या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक बात हो गई।
पीपीसी पर जो पॉइंट्स है वो शो कर रहे हैं कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। What would be the impact of schemes like प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? सरकार एक स्कीम लेकर आती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें जो एम्प्लॉइज हैं, ह्यूमन लेबर है, यानी कि जो लेबर्स हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करी जा रही है। तो ये तो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ ही एक प्रकार की। तो पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या है? गल्फ कंट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर कैपिटल गुड्स। गल्फ कंट्रीज के पास में कैपिटल गुड्स मशीनें आ गई हैं। कैसे? बाय सेलिंग ऑयल टू वेरियस कंट्रीज। दूसरे देशों को ऑयल बेच के जो पैसा आता है उससे कैपिटल गुड्स खरीदे। पीपीसी पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, कोई चेंज नहीं, या फिर रोटेट होगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट से बता सकते हो। लास्ट टॉपिक आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी जाती हैं। बेटा 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, एक होती है मार्केट इकोनॉमी, एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, और प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया के सारे देश मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं, और पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी सेक्टर भी होता है, कि प्राइवेट कंपनीज है तो पब्लिक कंपनीज है, प्राइवेट स्कूल्स भी है, पब्लिक स्कूल्स यानी कि सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, सब कुछ है, प्राइवेट पब्लिक दोनों है। ठीक बात है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है जैसे इंडिया की इकोनॉमी। यहाँ पर पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका प्राइवेट पर जो कंट्रोल है वो मॉडरेट है, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। कंज्यूमर सोवरेन है, प्राइवेट सेक्टर चीजें बनाता है कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर मार्केट का किंग है, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर सामान बनाता है। सो इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों है, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स, सरकारी कंपनीज भी हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनीज वगैरह सब है। प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट्स कमाने के लिए, पब्लिक सेक्टर सरकारी सेक्टर काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए, और सरकार का कंट्रोल मॉडरेट है। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। यहां पर भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों ही होता है, लेकिन सरकार का रोल बहुत ज्यादा होता है, पब्लिक का रोल बहुत ज्यादा है, और पब्लिक जो है वो प्राइवेट सेक्टर पर कंट्रोल भी ज्यादा रखती है। मतलब हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी हाई। पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट पर कंट्रोल ज्यादा होता है, जैसे चाइना है, नॉर्थ कोरिया में आपने देखा होगा, रशिया वगैरह। यहाँ पर सामान ज्यादातर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग नहीं बनता, कंज्यूमर सोवरेन नहीं होता, सरकार को जो लगता है वो सरकार बनाती है। और मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है, सरकार का जो कंट्रोल है वो नोशनल है, यानी कि बहुत कम है, ना के बराबर है, जैसे यूएसए, यूके, जापान वगैरह। यहाँ पर सामान बनता है कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर जिस चीज की डिमांड कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर वही चीज बना के कस्टमर को बेचेगा, कस्टमर की वांट्स फुलफिल करेगा और पैसा कमाएगा। सो मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट का रोल ज्यादा है, सरकार का जो कंट्रोल है वो मिनिमम ना के बराबर है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सरकार का रोल ज्यादा है, सरकार का कंट्रोल भी ज्यादा है। मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया की तरफ बराबर है दोनों तरफ। तो देखो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया वगैरह, जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, बना के किसको बेचना है, ये सारे डिसीजंस कौन लेती है? कोई सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सरकार लेती है। इसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं क्योंकि सरकार का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, या फिर इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और सारे रिसोर्सेज, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सब रिसोर्सेज सरकार के हैं, सरकार के कंट्रोल में होते हैं, सारी चीजें सरकार ऑपरेट करती है। सरकार का बोलते हैं थ्योरेटिकली मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर, लोगों का भला करना। अब यहाँ पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बनाकर किसको बेचना है, वो कैसे सॉल्व होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, यहाँ पर वो गुड्स बनाए जाते हैं जो लोगों के लिए जरूरी है, जो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि नेसेसिटी वाले आइटम्स, चाय, चीनी, नमक, फूड ग्रेन्स, दवाइयाँ, टेक्स्ट बुक्स, आइटम्स ऑफ नेसेसिटी बनाए जाते हैं, लग्जरी आइटम्स नहीं। कैसे बनाए जाएंगे? प्रोडक्शन करने के लिए लेबर को ज्यादा यूज में लिया जाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, गुड्स और सर्विसेज बना के किसको बेचते हैं? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, यानी कि हमारी सोसाइटी का जो पुअरर सेक्शन है, गुड्स बनाकर उन्हें बेचा जाता है ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर हो। जो लोग हंगर, भूखमरी, स्टारवेशन फेस कर रहे हैं, उन्हें सामान बना के बेचा जाता है, चाहे लॉसेज ही क्यों ना हो। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। ठीक बात है, नेसेसिटी वाले आइटम्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सामान बेच के बेचो।
बना के बेचो गरीबों को। मार्केट इकोनॉमी यूएसए यूके टाइप, फ्री इकोनॉमी है, सरकार का कंट्रोल ना के बराबर है। प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, बना के किसको बेचना है। इसे कैपिटलिस्ट या फिर फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। यहां पर इनका मेन मकसद सोशल वेलफेयर नहीं है, इनका मेन मकसद है इन्हें अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमम रखने हैं। सारे रिसोर्सेज जो है लैंड लेबर वगैरह प्राइवेट सेक्टर के हैं, प्राइवेट सेक्टर के ओन करता है, कंट्रोल करता है, सारी चीजें ऑपरेट करता है। सारी चीजें मार्केट मैकेनिज्म से चलती हैं, यानी कि कंज्यूमर जिस चीज की डिमांड कर रहा है, प्रोड्यूसर वही चीज बना के उसको बेचेगा ताकि वो उसकी डिमांड फुलफिल कर सके, वो उसको सेटिस्फाई करके अपने प्रॉफिट्स अर्न कर सके। ठीक बात है। तो क्या बनाए जाते हैं, यहां पर मेन मकसद है प्रॉफिट्स कमाना ज्यादा से ज्यादा। तो लग्जरी आइटम्स बनाए जाते हैं जो महंगे हैं, और बना के बेचे भी किसे जाते हैं, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा पे करेंगे और इनका मकसद है पैसा कमाना। सो प्रोड्यूसर्स क्या बनाते हैं, वो गुड्स जिनकी प्राइसेस ज्यादा है ताकि उनके प्रॉफिट्स ज्यादा हो। लग्जरी आइटम्स कैसे बनाएंगे, मशीनें यूज करके, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्यों, क्योंकि मशीनों से जब आप सामान बनाते हो तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। ज्यादा प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो पर यूनिट को बनाने की कॉस्ट कम आती है। सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज दोस इनपुट्स, प्रोडक्शन करने के लिए वो इनपुट्स यूज करे जाएंगे जो सस्ते में मिल रहे हैं ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, प्रोडक्ट को आप ज्यादा में बेचो, पैसा कमाओ। बना के बेच रहे हैं रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, जो उस प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस पे करना अफोर्ड करते हैं, क्योंकि इनका मेन मकसद है प्रॉफिट्स अर्न करना। लास्ट आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बना के किसको बेचना है, आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर भी लेता है। कैसे लेता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, जिस चीज की सप्लाई कम है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वही चीज बना के कस्टमर को बेचो, अच्छा पैसा कमाओ। और तो और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी डिसीजंस लेता है, और पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर लोगों को सर्विसेज दी जा रही हैं बहुत सस्ते में या फिर ना के बराबर प्राइसेस के अंदर। और रियलिटी के अंदर सारी ही इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमीज होती हैं। बस थोड़ा सा ये समझ लो, अगर सरकार का रोल ज्यादा है जैसे चाइना वगैरह, तो वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। सरकार का रोल बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा है, तो वो यूके यूएसए जापान जैसा हो गया, वो मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। सो इन रियलिटी ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज वेयर सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट, और बाकी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कैसे होती है, मार्केट के थ्रू, यानी कि प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है। यहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट्स कमाने के लिए, और पब्लिक सेक्टर जो है इंडिया में वो काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए। सो क्या बनाना है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स लग्जरी आइटम्स बनाते हैं जिन्हें वो महंगे में बेच सके ताकि उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो। सरकार नेसेसिटी वाले आइटम्स बनाती है ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर हो। हाउ टू प्रोड्यूस, दोनों टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करी जा रही है। अगर आपको एफिशिएंसी से काम कराना है, आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो पब्लिक सेक्टर के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करी जाती है ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। प्राइवेट सेक्टर सामान बना के बेचेगा रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, सरकारी सेक्टर सामान बना के बेचेगा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, लगभग दुनिया की सारी ही इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमीज होती हैं। अब देखो, अगर मान लो सरकार का रोल जो है वो मॉडरेट है इंडिया की तरह, मिक्स्ड इकोनॉमी। मान लो सरकार का रोल ज्यादा है, जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लो, चाइना का एग्जांपल ले लो, तो वो हमारी कौन सी बन जाती है, वो हमारी बन जाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और वहीं अगर गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जापान वगैरह, तो वो हमारी बन जाती है मार्केट इकोनॉमी, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो मतलब सारी इकोनॉमीज रियल लाइफ में कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमीज ही हैं। बस ये है सरकार का रोल ज्यादा है या कम है। रोल ज्यादा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सरकार का रोल कम है मार्केट इकोनॉमी, मॉडरेट है मतलब प्रॉपर मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया की तरह। ठीक बात हो गई? तो देखो एक लास्ट एक दो क्वेश्चंस हैं, देन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, बता सकते हो बहुत आसानी से। 4 क्वेश्चंस हो गए।
पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट द पीपीसी टू द लेफ्ट। अगर देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पीपीसी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। डिफेंड करते हो या रिफ्यूट? अगर देखो आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा है तो आप डिफेंड करो, इसके फेवर में बोलो, बताओ ये कैसे सही है। अगर आपको ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है तो आप बोल दो आई रिफ्यूट दिस स्टेटमेंट, और बताओ ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। मतलब सही है तो बताओ क्यों सही है, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो रिफ्यूट करो और बताओ ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। तो मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं, ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स के अंदर चाहिए। और लेक्चर अगर वाकई में अच्छा लगा ना, प्लीज इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, इट विल रियली मोटिवेट मी, ठीक है। और नोट्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है नेहा जांगिड़ क्लासेस। वहां पर होम पेज पे ही टॉप लेफ्ट में जाना, 3 लाइंस बनी हुई हैं, वहां पर क्लिक करना, वहां पर फ्री कंटेंट्स आपको दिखेगा। फ्री कंटेंट्स के अंदर आपको सारे माइक्रो के स्टैट्स के नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। सो प्लीज अगर लेक्चर अच्छा लगा ना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि मैं ऐसे ही और आपको चैप्टर्स पढ़ाती जाऊं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।